जब हम मनी की बात करते हैं, मनी इज़ द कन्फ्यूजन। सबको पैसे चाहिए, बट कितना चाहिए, क्या चाहिए, ये किसी को पता नहीं होता। सो व्हाट्स योर टेक ऑन मनी कि इसको कैसे एक सरल तरीके से कैसे समझा जाए? अगर पैसा तो सबके पास है, लेकिन वो सेव भी काफ़ी लोग करते हैं, बट उसको सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। सबको इन्फ्लेशन क्या है थोड़ा बहुत समझ में आता है, इंटरेस्ट रेट क्या समझ में आता है, बट ये दोनों का लिंक ना ही कोई ज़्यादा समझाता है और ना ही कोई समझ पाता है। क्या कुछ पॉइंट्स होते हैं आपके दिमाग में जो इन्वेस्टमेंट से पहले दिमाग में रखना चाहिए? इन्वेस्टर्स को ये भी पता होना चाहिए कि रिस्क क्या होता है। तो ये मार्केट में बहुत बड़ा पॉइंट है कि मुझे घर लेना चाहिए होम लोन में, या फिर मुझे रेंट पे रहना चाहिए। तो जितना जल्दी आप होम लोन लोगे आपके लिए बेहतर है। एक इंडिविजुअल के पास कितने क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए, और इवन होने भी चाहिए कि नहीं होने चाहिए? कितने बैंक अकाउंट्स होने चाहिए? मेरे हिसाब से मैं तो खाली एक ही रखता हूँ, बिकॉज देन इट बिकम डिफिकल्ट, बट कोई रीजंस अलग होता है। वेलकम टू इंस्पायर विथ अम्बेश। आई एम अम्बेश तिवारी, योर होस्ट। सो आज जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं, ये एक ऐसे गेस्ट हैं जिनके लिए मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था। आज का जो पॉडकास्ट है, ये आपके लिए, मेरे लिए और सबके लिए बेनिफिशियल हो सकता है जो अर्न कर रहा है या अपने फाइनेंशियल लाइफ में कुछ फ्रीडम चाहता है। हमारे आज के जो गेस्ट हैं, ये सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं। एंड आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में सिर्फ 1000 से भी कम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, उसमें से ये एक है। ये ऐसे हैं जिनके ऊपर सेबी के रेगुलेशंस चलते हैं। ये जो भी बोलते हैं वो सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से बोल सकते हैं। ये आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। तो जो इन्होंने बोला हुआ है वो विथ प्रूफ, विथ चीज़ें बताएंगे। सो हमने इसमें बात किया हुआ है कि होम लोन सही है कि गलत है, पर्सनल लोन सही है कि गलत है, क्रेडिट कार्ड्स कितने होने चाहिए आपके पास, अगर आपको कुछ नहीं पता है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में तो आप क्या ऐसा कर सकते हो। सो अगर आप ये पॉडकास्ट नहीं देख रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट आप पूरा देखो, एंड इसमें जो पॉइंट्स बात किया गया वो अपने अपने लाइफ में अपनाओ, क्योंकि फाइनेंशियल की जब बात होती है ना, तो अर्निंग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ ना रिस्क बचाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो पॉडकास्ट है, इसके लिए हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में हमेशा से रहता है और मैं उस क्वेश्चन का आंसर चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान के चलिए किसी ने होम लोन लिया हुआ है, बराबर, और किसी ने होम लोन नहीं लिया हुआ, वो रेंट पे रह रहा है। बराबर। तो ये मार्केट में बहुत बड़ा पॉइंट है कि मुझे घर लेना चाहिए होम लोन में या फिर मुझे रेंट पे रहना चाहिए। इन्फ्लुएंसर्स मार्केट में बहुत सारी बातें करते हैं। आपके हिसाब से होम लोन लेके घर खरीदना चाहिए, या फिर पैसे हो फिर भी रेंट पे ही रहना ज़्यादा बेटर है, उसको इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है? ओके, इसका एकदम सरल आंसर है कि अगर आप जिंदगी में कभी तो घर लेने वाले हो, तो जितना जल्दी आप होम लोन लोगे आपके लिए बेहतर है। ओके। जितना जल्दी समझो, अगर आप आज 30 साल की उम्र हो, हाँ। एंड आप सोचो बाय द एज ऑफ 45-50 एक घर मेरे नाम पे ले लूँगा, आज से लेके तब तक मैं रेंट पे रहूँगा। हाँ। ये ज़रा सा गलत बात है। आप चाहिए तो आज ही ले लो, चाहे आप तभी 3 BHK लोगे, आज आपके पास खाली 1 या मैक्सिमम 2 BHK या फार ऑफ जगह पे लोगे। जितना आपका एलिजिबिलिटी है, जितना आपका ये है, जो आपको पसंद है, वो आप आज ही ले लो। ओके। बिकॉज एक सिंपल सा ये है, आपको आज के तारीख में 30 साल में अगर आप ले रहे हो तो मैक्सिमम एट द एज ऑफ 60, बिकॉज 60 इज अज्यूम टू बी द रिटायरमेंट एज इन राइट। अप टू द एज ऑफ रिटायरमेंट आपको होम लोन मिलेगा। ओके। उतना टेन्योर का लोन मिलेगा। Okay. अगर आप 45 का लोगे या 50 का लोगे, खाली 15 या 10 साल का मिलेगा, तो आपका EMI भी बढ़ेगा। ओके। तो इधर आप अगर आप 30 साल का लोन लोगे आपको EMI घटेगा, पॉइंट नंबर 1। हाँ। दूसरा क्या है, एक आपको ये होम लोन में हमेशा टैक्स बेनिफिट है। सो ठीक है, अभी समझो आपने 8% पे आपको लोन मिल रहा है, तो लेकिन वो इंटरेस्ट जो भर रहे हो उस पर आपको टैक्स बेनिफिट है। सो समझो 30% का भी आप टैक्स ब्रैकेट में हो, हम चलो 20 या 25% आपका टैक्स इम्प्लिसिटली मानते हैं। सो 8% का 25% 2% होता है, तो आपका एक्चुअल कॉस्ट खाली 6% है। ओके। सो 6% इज व्हाट यू आर एक्चुअली पेइंग। हाँ। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट देख लो, PPF 7.1% है, आपका कंपनी का जो प्रोविडेंट फंड है वो आपको 8.2% दे रहा है। तो वो बैठे बैठे आपको एनीवेयर बिटवीन 1 to 2% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। ओके। तो एक्चुअली कॉस्ट आपका कम है। सो वो एक एडवांटेज है। सेकेंडली, काफ़ी लोग क्या सोच रहे हैं कि
जब भी ये रेंट वर्सेस बाई का ये लोग एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो ये हमेशा पहला साल या दूसरा साल का ही कंपेयर करते हैं। किस तरीके से करते हैं कि समझो 1 करोड़ का घर है, तो मेरा खाली 3% दैट इज 3 लाख का रेंटल है, तो मैं 3%, जबकि 80 लाख का लोन दूंगा, मैं तकरीबन 80 लाख का लूँगा तो 80,000, 10 लाख के आसपास मेरा EMI जाएगा। देखो मेरे 7 लाख का नुकसान है, वही मैं SIP में डाल दूं तो मेरा बढ़ जाएगा। इसमें एक फंडामेंटल गलत चीज़ हो रहा है, और अदर 2 गलत चीज़ हो रहा है। ओके। क्योंकि आपने खाली पहले साल का पकड़ा या दूसरे साल, उसके बाद 10% या 8% से रेंट बढ़ने वाला है। रेंट हर साल बढ़ता है ना, राइट, इन्फ्लेशन हाँ, से। हाँ। तो वो तो कोई कैलकुलेट नहीं करते, पहला साल से आप रुक जाते हो। मेरा अगला 30 साल के लिए मेरा वो ब्याज सेम रहने वाला EMI। ओके, यानी कि अगर आज मैंने घर खरीद लिया तो अगर मैं EMI जो दूंगा वो हर साल तो उतना ही EMI दूंगा, बराबर। बट रेंट जो है वो हर साल 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा, या जो भी इन्फ्लेशन का रेट से आपका जो भी एग्रीमेंट है। हाँ। अभी ये बात ताजुब की बात कोई देखता नहीं है। समझो मैं 30 साल छोड़ दो, मैं खाली 20 साल का बोलता हूँ। हाँ। ये मेरा एक आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, moneycontrol.com में स्पेस शंकर के डालोगे आपको ये आर्टिकल दिख जाएगा, रेंट वर्सेस बाय। अगर आप कंपेयर करोगे ना, 20 साल का लोन लोगे, अगर ये जब मैं बोलता हूँ आप रेंट बढ़ाते जाओ, EMI कांस्टेंट रखो, एंड जो बोलते हैं कि मेरा शुरुआत में मैं जो भी मेरा बचत होता है मैं SIP में डालता हूँ, मेरा इतना रिटर्न बनता है वो बढ़ेगा। 13वें साल के आसपास, बिटवीन 12 to 13-14 years, द रेंट विल बी ग्रेटर देन द EMI। ओके, 13 इयर्स। हाँ, आफ्टर 13 years। सो उसके बाद जो मेरा वो डिफरेंस है, तभी वो जो घर खरीदने वाला वो भी EMI डाल सकता है, वो भी SIP कर सकता है, हाँ। तो उसका भी पैसा बनेगा। ये बनेगा तो नहीं बन रहा। ओके, पॉइंट नंबर। हाँ। दूसरा चीज कोई बोलता नहीं है। अभी समझो अगर आप 30 साल में आप रेंट पे ले रहे हो, हाँ, आपका जिंदगी तो कम से कम 80-90 साल है ना, हाँ। तो क्या आप बोलते हो आप अगले पूरा 60 साल 60 years और 50 years यू आर गोइंग टू बी ऑन रेंट? सो अगर वैसा है तो आप ये पूरा एनालिसिस 50 साल के लिए करो ना। क्यों ये पहले साल या 12 साल या 20 साल का करते हो? पूरा 50 साल के लिए करो। बिकॉज 20 साल के बाद अगर मेरा लोन रिपे हो गया, मेरा घर फ्री है, मुझे ना ही किसी को EMI देना, ना ही कुछ देना है, वो पूरा फ्री है। तो आई एम गोइंग टू एंजॉय दैट बेनिफिट। बट जबकि ये बंदा वॉट एवर 5%, 8%, 10% हर साल बढ़ते रहेगा 3 लाख के ऊपर, अगर दैट इज व्हाट द एग्जांपल। तो अगर आप इस तरीके से कंपेयर करोगे ना, you will never find that renting is better. So which is what I'm saying, basic question ये है, अगर आप जिंदगी में घर खरीद रहे हो तो जितना ऑब्वियसली जल्दी करोगे तो अच्छा है। अगर आप ये सोच के आ रहे हो मैं जिंदगी में कभी घर नहीं खरीदने वाला, Okay, तो जो करना तो एक और दिमाग में होता है कि आज मैं अगर रेंट खरीदता, मतलब आज मैं अगर घर खरीद रहा हूँ तो मैं जो खरीदूंगा हो सकता है 50 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ के बीच में खरीदूंगा। वैराज हो सकता है कि अगर मैं 2 साल बाद खरीदूं तो मैं वो 1 करोड़ 2 करोड़ का खरीद सकता हूँ। ऐसा लोग सोचते हैं कि आज नहीं खरीदते हैं, 2 साल बाद खरीदेंगे, 2 करोड़ का खरीदेंगे, क्योंकि घर तो एक ही बार खरीदेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कौन सा डिसीजन सही है? उसके ये इसमें भी अगर घर खरीदना जो भी 50 लाख 80 लाख 1 करोड़ का लेना, वो कम वाला लोगे तो भी बेहतर है। फॉर द सिंपल रीजन, हाउस इज एन अप्रिशिएटिंग एसेट। मे बी इमीडिएटली अगला साल नहीं होगा, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में, बिकॉज वॉट एवर स्टेट वी आर इन, वी आर स्टिल अ डेवलपिंग नेशन, अभी तक बढ़ते रहेगा। हाउस इज एन अप्रिशिएटिंग एसेट। तो आप ये 80 लाख का जब भी आप समझो आप 1.25 करोड़ को लेना है, एंड ये 80 लाख समझो 95 हो गया या 1 करोड़ हो गया, आपको 20 लाख तो कम लगा ना, आपको खाली 25 लाख लेना और लेना। वो टाइम पे क्या होगा, आप 3 लाख का 2 साल 3 लाख में जो भी 2 साल का ब्याज दोगे, आपको पूरा 125 1 करोड़ 25 लाख तभी भी खड़ा करना है, तो ये भी नुकसान हो गया, तभी और भी करना पड़ेगा। इधर तो आपका मैं कम से कम 15-20 लाख तो बचा है कि नहीं। होम लोन के बाद एक लोन आता है जिसको बोलते हैं कार लोन, जो सबको चाहिए कार। और आज के टाइम में कार लेने के लिए आपको डाउन पेमेंट के नाम पे 1 लाख रुपया दे दो या फिर 2 लाख रुपया, मतलब यानी कि कुछ परसेंट दे दो, उससे आपको कार मिल जा रहा है। तो क्या कार लोन लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए जब तक कि हमें मतलब एक अमाउंट देना पाए या फिर अफोर्ड ना कर पाए? आपको क्या लग रहा है? तो ठीक है, ये मैं 2 डिफरेंट एंगल से बात करूँगा। अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हो जहाँ आपका कंपनी वो कार खरीद के आपको दे रहा है, एंड चाहे वो कंपनी लोन ले रहा है, तो आपको यकीनन आपको लोन लेना चाहिए।
क्योंकि उसके वजह से आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, उसके वजह से लेना। दूसरी बात, अगर गाड़ी लेने से आप जो नॉर्मल खर्चा करते हो इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग, कम्यूटिंग, जो ज़्यादा होता है उसके वजह से, तो यकीनन आप बिकॉज कॉस्ट सेविंग हो रहा है उसके वजह से कार लेना चाहिए। बट खुद के नाम पे कार लोन लेके गाड़ी लेना इज नॉट ए गुड डिसीजन। ओके, फॉर द सिंपल रीजन, जैसा मैंने पहले घर के बारे में बताया, ए हाउस इज एन अप्रिशिएटिंग एसेट। ठीक है। ए कार इज ए डेप्रिशिएटिंग एसेट। सो दैट मीन जिस द मोमेंट आप शोरूम से घर पे लेके आए 20-30% तो वहीं उतर गया। ठीक है। सो उस तरीके से अगर आप देखोगे, इट इज डजंट ऐड वैल्यू। ए कार नेवर एड्स वैल्यू। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक इट ऑन लीज और वॉट एवर। सो उसके लिए अगर आप, लेकिन अगर आप कंपनी के बुक्स में लोगे ऑर्गेनाइजेशंस पे एंड वो आपको लीज में दे, तो आज के तारीख में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है आज के तारीख में। सो हेंस इट मेक्स ग्रेटर सेंस ओवर दैट। और लाइक आई सेड, अगर आपको ट्रैवलिंग में आपका सिग्निफिकेंट कॉस्ट बचता है, ओके, तो बात अलग है, आइदर बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। ओके, लेट्स कम टू द वन ऑफ द सबसे बड़ा चैलेंज जो आज के टाइम में है, वो उसको बोलता है क्रेडिट कार्ड्स। ओके, एक इंडिविजुअल के पास कितने क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए, और इवन होने भी चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये देखो, क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छी चीज़ है। कम से कम एक तो कम से कम होना चाहिए। मैक्सिमम मेरे हिसाब से 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मैं ये भी बता देता हूँ रीज़न क्या है। सो तो पहला कार्ड जो ये होना चाहिए, वो इस तरीके से समझो, आप आज के तारीख में एक इमरजेंसी जैसा यूज़ कीजिए। क्रेडिट कार्ड जिस तरीके से कंसेप्चुअलाइज हुआ, जिस तरीके से चालू हुआ, वॉज फॉर इमरजेंसी। ओके, सो इमरजेंसी, जैसे इमरजेंसी बोलता है तो उसका लिमिट भी उतना ही रखना चाहिए। वो इट्स नॉट अ स्टेटस सिंबल। इट इज़ नॉट काला कलर है, प्लैटिनम है, टैग लाइन है, उसके ऊपर मत जाओ, बिकॉज देयर आर अदर वेज ऑफ टू गेट दैट स्टेटस। क्रेडिट कार्ड इज नॉट अ स्टेटस सिंबल, यूज इट लाइक एन इमरजेंसी। मैं एक एनालॉजी ऐसा दे सकता हूँ, खाने में जितना नमक की जरूरत है उतना ही डालते हो, वो टेस्ट बढ़ा देता है खाने में। वो टेस्ट बढ़ाता है, इसके मतलब नहीं आप ज़्यादा नमक डालो, तो हानिकारक होता है। ओके, तो वैसे ही क्रेडिट कार्ड भी है। बट अभी कुछ दिन पहले मैं कुछ एड्स देख रहा था जिसमें कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये बात कर रहे हैं कि उनको क्रेडिट कार्ड आपको ज़्यादा लेना चाहिए, जिससे कि रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा, एंड उससे आप मलेशिया कहाँ कहाँ घूम सकते हो। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सो द पॉइंट इज, आई एम कमिंग टू दैट। ये देखो, वो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको अलग तरीके से भी मिल सकता है। जैसा आप होटल, जो होटल में रुकते हो, दे गिव यू रिवॉर्ड पॉइंट्स। जो फ्लाइट में जाते हो, दे ऑल्सो गिव यू माइलेज पॉइंट्स। सो देर आर अदर वेज ऑफ गेटिंग इट, नॉट नेसेसरली ओनली टू दैट। तो अभी आप ज़्यादा क्रेडिट कार्ड लोगे, मेरे हिसाब से आपका सिबिल स्कोर भी इम्पैक्ट हो सकता है, बिकॉज सामने वाले ने आपको इतने बार आपका चेक किया है। द मोर चेक्स इज गेटिंग डन ऑन यू ऑन सिबिल और वॉट एवर दैट क्रेडिट स्कोर जो भी करते हैं, 3-4 कंपनी जो करते हैं, सो आपको उतना प्रॉब्लम, जितने ज़्यादा चेक्स होता है तो उतना आपका स्कोर इम्पैक्ट होने का ज़्यादा चांसेस है। जितना आपका क्रेडिट लिमिट ज़्यादा है, कितने आप यूज़ करते हो ऐसे परसेंटेज ऑफ योर इनकम और वॉट एवर योर हैबिट्स, उसके ऊपर भी आपका स्कोर इम्पैक्ट होता है। तो मोर डिलीजेंट, जो मोर डिसिप्लिन्ड यू आर देयर इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग योर क्रेडिट एंड द लिमिट्स, आपका स्कोर एक्चुअली उतना बढ़ता है। सो ऑन वन हैंड मैं ये कह सकता हूँ कि आपका स्कोर वीक हो, आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। सो अगर स्कोर वीक हो तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। अगर यू डोंट हैव ए नेगोशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू योर होम लोन और वॉट एवर, ओके, आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। बट अगर आपका स्कोर अच्छा है, यू कैन नेगोशिएट। यस, आपका रेट कम हो सकता है। सो दिस इज लाइक ट्राइंग टू से पेनी वाइज पाउंड फुलिश। So you actually save much more. Any which ways you'll get those reward points. If you negotiate through the other service providers, you get it. मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड्स 2 रखने से भी मतलब काफी है। एंड मैं बताता हूँ कि 2 क्यों रखना चाहिए। एक तो है, जैसा मैंने बोला था, मेन कार्ड जो आपका इमरजेंसी के लिए, समझो दुर्घटना हुआ, आपके पास वो टाइम पे कैश नहीं है, आपने ये नहीं लिया, कार्ड लेके आप एटलीस्ट एडमिट तो हो सकते हो, बाद में पेमेंट हो सकते हो, और कहीं फंसे हो आपको, तभी जाके आपके पास ये नहीं है,
दूर तक पेट्रोल पंप नहीं है, कुछ तो यूज़ करते हैं एज एन इमरजेंसी। उसके लिए आई वुड नॉर्मली से द लिमिट ऑल्सो it shouldn't be not more than 2 lakhs or whatever or 1 or 2 months of your salary whatever income in that ये रफ अंदाज है बिकॉज हर एक को खुद पता चल जाए। राइट। दूसरा क्रेडिट कार्ड इसके वजह से है जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, जो वो सब करते हैं, बिकॉज आज के तारीख में आप नोटिस करते हो टेक्नोलॉजी इज बिकम ए वेरी बिग रिस्क। राइट। तो उसके लिए वो करोगे ना, उसमें लिमिट भी बहुत छोटा रखो, 25,000 50,000 वॉटएवर, जिसमें अगर वो खोने का आपको रिस्क नहीं है। किसी को 50,000 खोने का रिस्क नहीं है, किसी को 5,000 खोने का रिस्क नहीं है। राइट। जितना आपको खोने का रिस्क नहीं हो वो उस पर रखो और उस पर खाली ऑनलाइन कीजिए। ओके। तो इस तरीके से आपको काफ़ी पीस ऑफ माइंड है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दो चीज़ है जो मेनी पीपल मिस आउट इन व्हेन इट कम्स टू क्रेडिट कार्ड्स। दिस वन इज दैट ऑलवेज हॉनर द एंटायर अमाउंट दैट इज ड्यू टू यू। ओके। वो ड्यू डेट के पहले पूरा का पूरा पैसा भर दो। ठीक है। बिकॉज अगर आप नहीं भरोगे, आप खाली 5%, 10%, 15% भरोगे, बाकी का जो है 80-90% उस पर आपको कम से कम 36 से 40% लगता है पर एनम का ब्याज, विच इज 3% पर मंथ, एंड वो कंपाउंड होते रहता है। तो ओके, मुझे एक इंसान पता है जो खाली 3 महीने के लिए डिफर किया, वो पूरा चुकता करते 3 साल लग गया उसको बिकॉज ऑफ दिस कंपाउंडिंग। ओके। सो इट कैन बी लाइक ए कैस्केडिंग इम्पैक्ट। बट क्रेडिट कार्ड से आज जो जीरो कॉस्ट ईएमआई आता है, जो लोग मोबाइल फोन से या फिर कुछ भी बेसिकली ईएमआई के लिए मैक्सिमम यूज करते हैं, उस पे आपका क्या टेक है, आपको क्या लगता है? हाँ, सो उस पर क्या उनको पहला एक वर्कआउट करना चाहिए, जैसे ये मेरे साथ भी किस्सा हो गया था। ये वर्कआउट करना चाहिए कि ईएमआई करके उनको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसा मेरे केस में मैंने जब भी लिया था, मैंने एक टीवी लिया था, तो बोला था अगर मैं पूरा कैश डाउन करूंगा या चेक करूंगा तो मुझे पूरे पैसे देने पड़े। ठीक है। अगर मैं वही चीज अगर 6 महीने का ईएमआई में करूंगा मुझे 25,000 रुपया डिस्काउंट मिलेगा। 25,000? यस। ओके। ठीक है। तो मैंने बोला अच्छा बात है, तो मैंने वो ले लिया 6 महीने का ईएमआई। बट मेरे दिमाग में हमेशा रहा, बट इसमें क्या होता है, वो मेरा पूरा जो टीवी का अमाउंट है जो भी है वो मेरा कार्ड से ब्लॉक हो जाता है। तो उतना अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो मेरा जो भी लिमिट है उसमें से ये पूरा का पूरा अमाउंट साइड में रख देते हैं। तो क्योंकि अगर जरा भी ये हो जाएगा तो उनको प्रॉब्लम ये हो जाएगा। अभी तो मैंने वो ध्यान में रखते हुए कभी मैंने ज़्यादा स्पेंड नहीं किया। हर टाइम वो ईएमआई एंड माय नॉर्मल जो भी मैंने क्रेडिट कार्ड जहाँ भी यूज़ किया पूरा प्रॉम्प्टली भरता था, ताकि वो 6 महीने में पूरा चुकता हो गया, कुछ नहीं। ये उनका एक टैक्टिक है, मार्केटिंग टैक्टिक है, क्योंकि उनको पता है अगर इतना बड़ा अमाउंट में ब्लॉक कर दूँ कहीं ना कहीं तो आप डिफ़ॉल्ट करोगे या डिले करोगे पेमेंट, उस पर मुझे 3% या पर मंथ मिलेगा, 40%। पैसा उनका वहाँ से बनता है। जैसा बोलते हैं ना, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। सबके पीछे कुछ तो रहता है, तो फ्री में कुछ नहीं मिलता है भाई साहब। तो ये वो टैक्टिक है। तो अगर आप उस पर फंस जाते हो, ध्यान रखना है नहीं फंसना। तो मुझे ये प्लानिंग करके मैंने वो 6 महीने का ईएमआई लिया, दैट वे। ओके। तो लेना अच्छा है क्रेडिट कार्ड, उसको इमरजेंसी जैसा मैंने बोला, खाने पे नमक जैसा इस्तेमाल करो तो आपका जिंदगी का स्वाद बढ़ते जाएगा। सो यू आर रिटायर एट द एज ऑफ 45। रिटायरमेंट का जो एज होता है वो 60 होता है। सो इसका मतलब क्या आपको कमाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मतलब थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कीजिए आप रिटायर क्यों हुए? एक तो ये है कि मुझे मेरा लाइफस्टाइल पता है। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। ओके। मुझे मेरा पता है कि मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है। ठीक है। एंड वो इन्फ्लेशन के हिसाब से कितना हो सकता है, ताकि मैं आज रिटायर हूँ जब भी वो टाइम से लेके समझो मैं 85 साल, दैट इज अज्यूमिंग दैट इज अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके। तो उतने टाइम तक जो भी मैंने थोड़ा फार मैंने सेविंग किया उससे चल सकता है कि नहीं। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिटायरमेंट। अगर आप चाहे वो 30 साल में अचीव करो, 35 साल में करो, 40 में करो, 38 में करो, 42 में करो, जब भी हो पाएगा। आइडियली एवरीबडी शुड बी प्लानिंग इन दैट स्टेज एंड देन दे कैन डिटरमिन देयर एज ऑफ रिटायरमेंट। बट इट शुडंट बी बिकॉज यू हैव अचीव्ड 58। सरकारी नंबर नहीं होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी एबल टू डिटरमिन कि कितना करना है, बिकॉज सो दिस इज वन टू आंसर द age related. Right. The second most important thing what retirement as a concept means is
द फ्रीडम फॉर यू टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट दैट यू आर पैशनेट अबाउट. बिकॉज एक बार आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप काम करते हो, नौकरी करते हो, पैसे कमाने के लिए लगते हो, आपका पैशन कहीं ना कहीं तो पीछे छूट जाता है. जो आपको बहुत पसंद है वो कर नहीं पाते. राइट. वो तभी आप कर पाते हो तो मे बी एट द एज ऑफ वॉट एवर लाइक यू सेड 60 के बाद करना पड़ता है. मे बी तभी आपके पास सहनशीलता नहीं है ताकि वो कर पाए. राइट. और चाहे आपको 45 में करना है, आपको लगता है यार ये बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर पाए. सो बिल्डिंग, इफ यू बिल्ड द राइट फाइनेंशियल प्लान which will help you in achieving that savings amount which can sustain your lifestyle much earlier than 60, whatever is the technical age. The sooner or the greater the number of time you will have to pursue your passion. That is the true definition. Okay. तो कोई लोग इसी को यही बोलता है, the freedom to use your time is retirement. Okay. So but the question is ना कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि if someone is at the age of 30, ठीक है ना, अब उसके बाद से उसकी शादी हुई है, देन उसके बच्चे हैं, देन बच्चा का पढ़ाई है, पढ़ाई का कॉस्ट अलग है, उसकी शादी उसकी कॉस्ट अलग है. देयर आर सम सर्टेन कॉस्ट व्हिच यू कैन नॉट कंपेयर और कैलकुलेट मे बी. अकॉर्डिंग टू मी, आई एम नॉट श्योर कि इट कैन बी. तो आप वो कैलकुलेट कैसे करते हो? वो एकदम आसान नंबर है. एंड जो मैं नंबर दे रहा हूँ ये सिंपल कैलकुलेशन है. ये मैं ऐसे किसी को एक नंबर नहीं दे रहा हूँ. ये हर एक के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अलग नंबर होने वाला है. बट मैं वो सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ. एकदम सिंपल फार्मूला है जो प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है. तो चाहे आप किसी से भी वर्कआउट करके, खुद ही वर्कआउट करके कर सकते हैं. एंड ये जेन्युइन है. सो ये ऐसा कोई नहीं है कि बॉस ये मैंने वर्कआउट किया. बिकॉज दीज आर व्हाट एक्सपर्ट्स लाइक इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर्स, दे यूज इट इन द बैक एंड व्हेन दे एक्चुअली कैलकुलेट व्हाट शुड बी योर कवर एंड देयर ओन थिंग्स. सो द नंबर ये है 85. व्हाई 85 इज अज्यूमिंग 85 इज योर life expectancy, ठीक है, minus the age at which you want to retire. This number, the 85 minus age, multiplied by your annual expenses. दो रोजमर्रा की जो जिंदगी का खर्चा है on a सालाना basis. Okay, ये जो नंबर है that should be your retirement corpus. For example, मैं भी बता देता हूँ. समझो आज कोई 30 साल का है, वो सोचता है मुझे आज ही रिटायर होना. ठीक है, पता चलने के लिए उसका नंबर क्या है. समझो उसका 12 लाख का सालाना खर्चा रोजमर्रा की जिंदगी है. सो उसमें आपका गोल बिल सब नहीं है अभी. आई विल कम टू दैट गोल्स एंड राइट. सो 30 साल बोले तो 85 माइनस 30 55 12 into 55 12 lakhs is the cost. सो 12 lakhs into 55 जो भी नंबर आएगा उतना करोड़ चाहिए उसको. आज के तारीख में अगर उसके पास है तो रिटायर हो सकता है. ओके, विद द सेम. तो इसमें इन्फ्लेशन पकड़ लिया है. इसमें ये की है कि अजम्पशन है, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि काफ़ी आसान है. अगर आप इन्फ्लेशन समझते हो और इंटरेस्ट रेट का लिंक समझते हो, काफ़ी आसान है उतना तो कमाने के लिए. तो ये तो बेस नंबर हो गया. अगर आप ज़्यादा कमाओगे इन्फ्लेशन से ज़्यादा तो ये नंबर जरा कम हो सकता है, 10% के आसपास. तो इतना तो मैं बेस नंबर बोल देता हूँ. ये तो आसान वाला नंबर है, कोई भी कर सकता है. सो दिस इज अ बेस नंबर. समझो अभी यही बंदा बोलेगा एट द एज ऑफ इतना तो मेरे पास नहीं है, चलो मैं 40 का करता हूँ. तो 40 के लिए क्या होता है, ये 12 लाख इन्फ्लेशन के हिसाब से चलेगा ज़्यादा. तो 10 साल में जितना भी होता है, जो भी नंबर होता है फॉर अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, पता नहीं, 18 लाख होता रहेगा. सो 18 into 45. वाई 45? 85 minus 40. 10 साल के बाद 85. सो जो नंबर आएगा दैट विल बी द नंबर. बट द पॉइंट इज ना कि जैसे आज मेरा अगर फॉर एग्जांपल कंपेयरिंग टू यू ओनली कि अगर 1 लाख है, बट इन्फ्लेशन के बाद से वो 5 साल बाद से तो ज़्यादा हो जाएगा. वही मैं बोलता हूँ ना, 12 लाख बढ़ गया ना, वो 12 लाख 18 लाख हो गया अज्यूमिंग. जो भी है इन्फ्लेशन के हिसाब से 12 लाख 18 लाख हो गया. सो 18 लाख into 40 हो गया ना, 12 लाख नहीं रहा वो. ओके. सो इन्फ्लेशन से बढ़ा दो. अभी समझो 45 में होना है या 48 में होना है. So 18 lakh, let us assume if it is at the age of 40. 18 lakh, let us assume at the age of 48, became 25 lakhs. His cost of living annual is 25 lakhs. 85 minus 48, which is 37. वो जो नंबर है, so 25 into 37, जो नंबर आएगा वो. And what about the expenses जो बीच में आएंगे? so वो सब इस पे ऐड होगा. Okay. so समझो अभी उसको बच्चे का पढ़ाई के लिए 50 लाख चाहिए. तो ठीक है, ये जो नंबर आया 12 into 55 और
18 इंटू 45, हाँ 25 इंटू 37, ये जो भी नंबर है उस पर आप ये 50 लाख ऐड कर दो एजुकेशन का। समझो शादी के लिए उसको 30 लाख चाहिए, 30 लाख ऐड कर दो। एंड बट दिस 50 lakhs and 30 lakhs शुड बी ऑल्सो इन दैट ईयर। आपका अगर 50 लाख है पढ़ाई के लिए एट द एज ऑफ 30, वो भी बढ़ेगा। एट द एज ऑफ 40 इट कुड प्रॉब्ली बिकम 80 lakhs और 1 crore। सो इफ यू आर डूइंग फॉर एट द एज ऑफ 40 देन वो हिसाब से 1 करोड़ ऐड करोगे। इधर करोगे जो भी इज द कॉस्ट एज ऑन दैट ईयर वो ऐड करोगे। अगर तब तक समझो एजुकेशन हो गया, खाली शादी बचा तो खाली शादी का कॉस्ट ऐड करोगे। नहीं तो एक एज्यूम करते हैं। सो अगर किसी को 30 के ऊपर रिटायर होना है, हाँ ठीक है, तो और 1 लाख का एक्सपेंस नॉर्मल मान लेते हैं, 1 लाख का एक्सपेंस है, तो 12 लाख इंटू 55 बराबर ओके 6.6 करोड़ चाहिए। 6.6 करोड़ चाहिए बराबर। उसके बाद से अब उसका एक बेटा है, मान के चलते हैं, जिसका कॉस्ट ये मतलब एजुकेशन का कॉस्ट है वो है हमारे पास 50 लाख का बोल रहे हो। हाँ समझो व्हेन ही सेड 30, जब भी उसको होगा समझो उससे 10 साल के बाद उसको एजुकेशन है तो यानी उसको लगता है 7 करोड़। हाँ बराबर, ठीक है। उसके बाद से अगर बीच में मेडिकल एक्सपेंस भी आता है, बीच में एडिशनल बच्चे की शादी आती है, वो भी एक एक्सपेंस हो गया। बच्चे की शादी इस पे ऐड होगा, समझो उस पे 25 लाख लगता है, ओके तो 7 करोड़ 25 लाख। तो दैट 7 करोड़ 25 lakhs आई हैव टू हैव नाउ, मतलब जो भी रिटायर होना है उसको आज होना चाहिए। यस देन ही इज रिटायर्ड। यस। लेकिन इसको सेकंड टाइप से देखते हैं बराबर। कि अगर मेरे पास 7 करोड़ रुपए हैं तो मैं उसको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करूंगा। एग्जैक्टली वो अज्यूम करके उसके वजह से आप तभी रिटायर हो सकते हो ना। ऐसा नहीं कि वो सेविंग्स बैंक में रह के वो नहीं होगा, बिकॉज सेविंग्स बैंक में खाली 3% है, आपका इन्फ्लेशन 6% है, तो नहीं बनेगा, तो 7 करोड़ का फिगर नहीं रहेगा। मैं जैसा बोला इसमें अंडरलाइंग अजम्पशन ये है कि आप एटलीस्ट जितना इंटरेस्ट रेट, जितना इन्फ्लेशन है उतना ही आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो। अगर आप कम कमा रहे हो तो ये कॉर्पस बढ़ेगा। बिकॉज मैंने बता दिया, अगर आपने समझदार हो, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का लिंकेज समझने के लिए, एंड ज़्यादातर सेम होता है, एंड काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन इन्फ्लेशन, आपको वो पॉकेट में भाई पकड़ लेना है, तो उस पर लॉक इन करना है, तो ये बन जाएगा आसानी से। नहीं तो मैं एक बार समझना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास एक नंबर हो गया तो उतना पहले तो मुझे सेविंग्स अकाउंट में चाहिए। आई एम अज्यूमिंग नहीं, सेविंग्स अकाउंट नहीं ना, तो क्योंकि आप पहले से करते आ रहे होगे ना, तो आप पहले से इन्वेस्ट करोगे, थोड़ी ना कोई सेविंग्स में रखेगा। ओके तो आप कल उठ के बोलोगे मैं खाली कैश लेके हमें तिजोरी में रखूंगा, तो 10 साल से रखोगे, उसका वैल्यू तो घट गया ना। तो उसको बढ़ना चाहिए। यानी कि दिस इज द फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्चुअल फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको पहले से ये प्लान करके रखना है कि मुझे वो कितना चाहिए। अभी जैसा आपने बताया था मैंने 45 में रिटायर हो गया, तो मैं ऐसा नहीं कि एट द एज ऑफ 44 364 डे मैं सोचा कल से कर लूँ, ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे प्लानिंग है। मेरे को एक्चुअली कितना है, मैंने ये सोच के नहीं कि एट द एज ऑफ 45 करूँगा। वो स्टेज में मुझे पता चला है कि ये मेरा सेविंग्स है, ये मेरा लाइफस्टाइल, एंड मेरा लाइफस्टाइल इतना ही हो सकता है, और मुझे उतना ज़्यादा शौक भी नहीं है। सो माई वॉट एवर इज माई रिक्वायरमेंट, मुझे पता था ये इतना। मे बी दैट मे नॉट होल्ड ट्रू फॉर यू, इट मे नॉट होल्ड ट्रू फॉर समबडी एल्स। जो आपका लाइफस्टाइल कैन बी डिफरेंट फ्रॉम माइन, राइट, और फ्रॉम ए थर्ड पर्सन, उसके लिए नंबर ही अलग है। मैं ये भी बता सकता हूँ कि 2 इंडिविजुअल्स लाइक 2 भाई सेम फैमिली में, दोनों का नंबर अलग होगा। दे कैन बी ट्विन्स ऑल्सो, इवन देन दैट नंबर्स कैन बी डिफरेंट, बिकॉज उनका लाइफस्टाइल अलग हो सकता है। एक को लगेगा अपने बच्चे को बारगांव बेचना है पढ़ाई के लिए। वी विल टॉक अबाउट, हम इमरजेंसी फंड के बारे में बात करते हैं। सो क्या इसको मैं इमरजेंसी फंड मान लूँ? देखो, इमरजेंसी फंड टोटली अलग होता है। सो इमरजेंसी फंड जैसा बोला जाता है, इट्स लाइक ए रिस्क मिटिगेशन टूल। कुछ इमरजेंसी होगा तभी जाके उसको इस्तेमाल करना। तो एक तरीके से उसको रिस्क वाला एंगल दे देते हैं। तो अब ये कितना होना चाहिए, अगला सवाल होता है कितना होना चाहिए, राइट। सो अगर आप सैलरीड हो, आपको स्टडी जॉब है, तो आइडियली आपका अप टू 6 months होना चाहिए। 6 महीने का आपका खर्चा, आपका एक्सपेंसेस, नॉट योर इनकम। ओके, ठीक है। बिकॉज इमरजेंसी बोले तो आपके खर्चे को आपको सही संभाल, आपका लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जो है। सो रूटीन खर्चा जो है
तो अब चाहिए तो आप इसमें वेकेशन एक्सक्लूड कर सकते हो, जो भी है। सो 6 महीने का इफ़ यू आर सैलरीड। बट बात आती है बिकॉज आजकल काफ़ी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, काफ़ी गिग वर्कर्स हैं जहाँ उसका स्टडी नहीं है। तो इसको अगर आपका स्टार्टअप है जहाँ आपका कुछ पैसा नहीं बन रहा है, धंधा सेट नहीं हो गया, सो आइडियली आप जब भी प्लान करोगे, जब ये करोगे धंधा चालू करने से पहले, यू शुड कीप आइडियली 2 years ऑफ योर एक्सपेंसेस ओके एज इमरजेंसी फंड्स। ओके, सो अगर स्पेशली आपके घर का साइड का आपको अलग से 2 साल के लिए रखना है। ओके। एंड बट अगर आपका स्टडी है, धंधा चालू हो गया काफी टाइम से, यू सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस में स्टडी है, काफी है, देन यू आर कंफर्टेबल विद इवन 1 year। 1 year। द रीजन व्हाई आई एम सेइंग ऑल दीज थिंग्स, द नंबर्स आर डिफरेंट इज बिकॉज ये देखो कोविड के टाइम पे काफी हलचल मच चुका था। ठीक है। तो काफी लोगों को वापस आने के लिए, जो धंधे वाले उनको तो कम से कम 1.5 से 2 साल लगा, तो उसके लिए हुआ है। और जो नौकरी वाले उनको 4, 5, 6 महीना भी लगा है वापस ही होने। एंड इस दौरान अगर कुछ अलग सा उनको प्रॉब्लम आ गया, जैसे मेडिकल या जो भी, वो अलग सा प्रॉब्लम है। सो एक तरीके से हो गया कि इतना चाहिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो काफ़ी लोग बात ही नहीं करते कि इसको किधर लगाना चाहिए। बिकॉज ये देखो इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, ये एक तो जो दुर्घटना है, इंसिडेंट्स है, एनवायरनमेंट है, माहौल है, जो भी है, बट द अदर एलिमेंट इज ऑल्सो जो कमा नहीं रहा है उस दौरान, अगर वो उस टाइम पे मौजूद नहीं है फॉर वॉट एवर रीजन, ट्रैवल कर रहा है, जो भी हो रहा है, और कोई घर के परिवार का सदस्य करने वाला, तो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उनका सहूलियत के हिसाब से वहाँ पार्क होना चाहिए। मैं ऐसे फाइनेंशियल एडवाइज़र, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, मैं उनको बोलूँगा कि आप आइडियली एक मोस्ट टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट में रखें, जो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम है। बट अगर वो चाहे दैट इंडिविजुअल, चाहे वो वाइफ हो या वॉट एवर, टीनेजर हो या जो भी है, नॉट टीनेजर इन द सेंस लड़का हो जो म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं समझता हो, अगर वो खाली फिक्सेड डिपॉजिट समझता है देन सो बी इट, या वो बोलता है खाली मुझे गोल्ड समझ में आता है तो सो बी इट, या वो बोलता है मुझे सेविंग्स अकाउंट ही समझ में आता है और कुछ नहीं समझ में, सो बी इट। बिकॉज इमरजेंसी का वो भी मतलब होता है। ओके। इट इज़ नॉट ओनली हाउ मच बट who will access it in your absence is also important. Okay. बट इसमें 2 पॉइंट्स, मेरे पास 3 क्वेश्चंस और आते हैं। Okay. पहला क्वेश्चन ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट इमरजेंसी, मेडिकल भी एक इमरजेंसी है। Yes. तो क्या ये 6 मंथ्स की जो सैलरी, सॉरी बेसिकली जो सेविंग्स है, या फिर जो ये है, क्या मेडिकल एक्सपेंस में भी ये काम आता है? नहीं, मेडिकल के लिए मैं अलग से मेडिक्लेम, दैट इज मेडिकल इंश्योरेंस का स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ। सो एक इमरजेंसी फंड होता है, अगर तो मैं एक ब्रॉडली इसको रिस्क मिटिगेशन टूल बोलता जाता हूँ, जिसमें 3 चीज़ आता है। ठीक है। तो एक तो इमरजेंसी फंड हो गया, हाँ। दूसरा है हेल्थ के लिए मेडिक्लेम लेना है, जो कितना लेना है अभी वंस अगेन हर एक इंडिविजुअल का मेडिकल हिस्ट्री के निर्भर है। कोई किसी का फैमिली में हिस्ट्री है, किसी को कुछ भी नहीं है, किसी के पास ऑलरेडी अभी रिसेंटली कुछ लाइफस्टाइल इशू हो गया, तो हर एक के हिसाब से उनका मेडिकल कवर हो गया। नाउ दिस वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, काफ़ी लोगों को ये लगता है जो उनका कंपनी उनके लिए लेके रखा है सफिशिएंट है। हाँ, मुझे वो सफिशिएंट नहीं है। सो मैं जो ये मेडिकल इंश्योरेंस बोल रहा हूँ, इट शुड बी ओवर एंड अबाउ दैट व्हाट द कंपनी इज प्रोवाइडिंग। ओके। सो ये मैं जब भी हर एक इंडिविजुअल के साथ, मेरे क्लाइंट के साथ जब भी डिस्कस करता हूँ, तो हर एक का नंबर अलग आता है। ओके। तो वो कितना होना चाहिए। ओके। एंड अगर उनके प्रीमियम में कोई दिक्कत है तो वो भी मैं उनको सजेशन करता हूँ किस तरीके से कॉम्बिनेशन का कुछ लेना है, ताकि कवर सही तरीके का हो। ओके, एंड ज़्यादा उनको प्रॉब्लम भी नहीं। तीसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क मिटिगेशन टूल है इस टर्म इंश्योरेंस। सो एक तो हेल्थ का खतरा, तीसरा है ज़िंदगी का खतरा। कोविड एक सही टाइम था, अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट ये तीनों चीज़ मस्त उभर के आया अच्छी तरीके से, जहाँ काफ़ी लोगों को सडनली रियलाइज़ हो गया अरे इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ठीक है। कुछ हो गया, कुछ नहीं कर पाया, एक्सेस कर पाया। हेल्थ के लिए अरे मेडिक्लेम, क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी लोगों का 20-25 लाख का बिल आया कोविड में, 50 और काफ़ी लोगों ने यहाँ वहाँ से लोन भी लिया है, या किसी ने घर पे कुछ एसेट बेचा। वो नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास सही मेडिकल कवर होता तो आपको वो तकलीफ नहीं होती। बट ये करेंगे कैसे? फॉर एग्जांपल अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि
मेडिकल एक्सपेंसेस जो होता है वो हम एज्यूम करते हैं कि हमारे साथ सब सही है, राइट, और होगा भी तो क्या हो जाएगा, 5 लाख का इंश्योरेंस ले लेते हैं या फिर कंपनी इंश्योरेंस दी हुई है। तो जब ये सूट होके 25 लाख 50 लाख जाता है तो हाउ समवन कैन प्लान इट? हाँ, सो मैं बोला ना अभी, एक मेडिकल इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, उसका एक 2 तरीके का अप्रोच है। एक तो आप आपका मेडिकल हिस्ट्री देखिए एंड आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या लाइकली हो सकता है। तो उसका मैक्स आप जो हॉस्पिटल में जाके उसके लिए ट्रीटमेंट लोगे, जो भी ऑपरेशन प्रोसीजर जो भी होगा, तो उसका कितना खर्चा होगा, दैट विल बी द बेसिक कवर। नाउ ऐसे आपके परिवार में जितने भी इंडिविजुअल हैं तो हर एक के लिए उतना कवर होना चाहिए। एक वो है। दूसरी तरीके से जो सम ऑफ दी इंडस्ट्री में जो नॉर्मली एक थंब रूल जैसा बोला जाता है, बट इट्स ओनली अ स्टार्टिंग पॉइंट, आई विल नॉट स्ट्रांगली रिकमेंड, हर एक का अलग इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। सो एटलीस्ट इट शुड बी इक्वल टू योर 1 टाइम्स फैमिली इनकम। सालाना जो फैमिली इनकम है उतना पूरा फैमिली का कवरेज होना चाहिए। ओके, मतलब ये कुछ थंब रूल नहीं है, बट एवरेज एक होना चाहिए। या बेसिकली एंड दैट्स एटलीस्ट, तो एक तरीके से कंफर्ट होता है। एंड ये प्रीमियम उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है कंसिडरिंग द पोटेंशियल रिस्क, बिकॉज आज के तारीख में आप कितने कम उम्र का इंसान को भी हार्ट अटैक आता है। सो इट इज़ लाइक क्रेजी इन दैट सेंस। सो दिस हैज बिकम अ बैर नेसेसिटी, ऐसा कोई सोच भी नहीं है इन दैट सेंस। सो दिस इज ऑलमोस्ट ए गिवन एंड द रिस्क रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ क्या हो सकता है और उसके अगेंस्ट जो प्रीमियम दे रहा है, वैसे भी प्रीमियम बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। तो दिस इज बिकम्स ऑलमोस्ट ए वेरी मच ए मस्ट इन टर्म्स ऑफ मेडिकल। तीसरा है टर्म इंश्योरेंस। नाउ टर्म इंश्योरेंस इज, जैसा हमने ऑलरेडी रिटायरमेंट कॉर्पस के बारे में बात कर चुके हैं। हाँ. तो जो फॉर्मूला है 85 माइनस एज इंटू योर एनुअल एक्सपेंसेस, ये आपका रिटायरमेंट हो गया। इस पे आप ऐड कीजिए आपका जो भी गोल्स है, बच्चे का एजुकेशन, बच्चे का शादी, वो आप इस पे अमाउंट पे ऐड कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी कहीं लोन लेके बैठा है वो भी ऐड कीजिए, और आपने कहीं से आपका ऑलरेडी आपने कहीं जमा पूंजी किया वो इससे माइनस कीजिए। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ पहले से किसी इंश्योरेंस लेके रखा है लाइफ इंश्योरेंस का, वो जो भी रखा है वो माइनस कीजिए। सो ये जो नेट अमाउंट है दैट शुड बी योर टर्म कवर, टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अभी के टाइम में एक टर्म इंश्योरेंस है जिसमें 99 ईयर्स कवरेज है, एक है 80 ईयर्स या 85 ईयर्स कवरेज है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ, सो मैं जब भी रेकमेंड करता हूँ मेरा टर्म इंश्योरेंस, तो मैंने ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये अमाउंट बता दिया। देखो टर्म इंश्योरेंस का वंस अगेन लाइक आई सेड इट्स अ रिस्क मिटिगेशन टूल। सो रिस्क क्या है इसमें कि जो प्रिंसिपल आदमी है जो कमा रहा है उसका अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है, तो वो जो परिवार जो इनके ऊपर निर्भर था फॉर टू टेक केयर ऑफ देयर लाइफस्टाइल और देयर एंटायर फाइनेंशियल गोल्स इन दैट सेंस, वो लोग दे शुड नॉट बी ऑन द रोड, सड़क में नहीं आना चाहिए, राइट, दैट्स द थिंग। सो अगर टर्म इंश्योरेंस रहेगा तो उनका एटलीस्ट जो, बिकॉज हम खर्चे ही बात कर रहे हैं, हम कुछ और से सहूलियत नहीं बोलते हैं, जो गोल से उतना ही बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उसका बर्डन उन पर नहीं आएगा, एटलीस्ट उनको वो अमाउंट मिल जाएगा, एंड ताकि दे कैन कंटिन्यू विद दैट लाइफस्टाइल इन दैट सेंस। सो अगर तो कुछ नहीं हुआ, वो दैट इंडिविजुअल इज लिविंग प्रॉपरली, इज अर्निंग एवरीथिंग, एंड बिकॉज अगर अभी उसको मालूम पड़ गया कि रिटायरमेंट के लिए कितना चाहिए, वो हमने पहला नंबर वही है, हाँ. ओके, उसके बाद ही गोल्स आया, हाँ. तो उसको पता है ये सब तो ऑटोमेटिकली सेविंग, हाँ. तो बढ़ते ही जा रहा है, तो उसका इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो बढ़ते ही जा रहा है। द मोमेंट दैट इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज ग्रेटर देन दिस ऑल द अमाउंट, जो भी रिटायरमेंट गोल्स ये सब लोन सब बढ़ते हैं, वो बढ़ गया विथ सम काइंड ऑफ ए कुशन, 10-15%, 20% का कुशन, जैसे ही बढ़ गया बंद कर दो टर्म इंश्योरेंस, बिकॉज अभी रिस्क रहा ही नहीं। ओके, तो जरूरी नहीं है आपको 80 साल तक करना है, 90 साल तक करना है। सो इससे आपका टर्म इंश्योरेंस भी एक्चुअली घट सकता है। द लॉन्गर यू टेक द टर्म इंश्योरेंस का पीरियड इन टर्म्स ऑफ टेन्योर, आपका प्रीमियम बढ़ेगा। तो छोटा लोगे एंड जितना जल्दी लोगे तो आपका प्रीमियम भी कम रहेगा, सो कवरेज अच्छा होगा, आपको टेंशन कम होएगा। तो द एडवांटेज ऑफ दिस 3 रिस्क मिटिगेशन टूल्स इज, इतना आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आप यकीन नहीं मानोगे। तो यानी कि जो 99 ईयर्स, फॉर एग्जांपल 99 ईयर्स का
मैंने 99 ईयर्स लिया क्योंकि मुझे लगा कि कुछ भी हो जाए 99 ईयर्स तो मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो जो पैसे हो मिलने ही मिलने हैं। तो सोच ऐसे नहीं होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए कि दैट शुड बी द रिस्क मिटिगेशन कि कैसे भी। परफेक्ट परफेक्ट। बिकॉज ये देखो, ये आप ही नहीं, काफ़ी लोग इस देश में इंश्योरेंस को पैसा बनाने का ये समझते हैं, हाँ। ये लाइन समझते हैं। मैं यही चीज़ उल्टा पूछता हूँ। आप गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हो, राइट? चाहे वो सरकार ने बोला है जो भी है, आप इंश्योरेंस प्रीमियम भी भरते हो। क्या आप ये सोचते हो कि मैं गाड़ी ठोक दूँ पैसा लूँ? आप यही सोचते हो ना, अगर गलती से कुछ नुकसान हो गया तो मेरे किसी से पैसा नहीं जाना चाहिए। तो जिसका कोई जीवन नहीं है, जो गाड़ी है, गाड़ी के बारे में आप सीधा सोचते हो, जिसका जीवन है आप उसके बारे में उल्टा क्यों सोचते हो? ओके, राइट? जो रिस्क मिटिगेशन टूल है, आइडिया वो रिस्क होना ही नहीं चाहिए, राइट? आप वैसा सोचना चाहिए ना, हाँ। जैसे आप गाड़ी के सोचते हो। सो इंश्योरेंस इज ए रिस्क मिटिगेशन टूल। इंश्योरेंस का मतलब ही यही है। उससे कभी पैसा बनाने का कोशिश मत करो, बिकॉज जब भी पैसा बनाने की कोशिश करोगे आपका रिटर्न उतना अच्छा नहीं रहेगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, आपका कवरेज पूरा नहीं रहेगा। सो आप दोनों तरीके से आप नुकसान पे हो। इंश्योरेंस लाइक ए रिस्क मिटिगेशन टूल, आप पूरा रिस्क कवर जितना हो सके आप ऑप्टिमल कीजिए, बराबर रिस्क कवर लीजिए, तो अपने आप बाकी का प्रॉब्लम सॉल्व है। बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज टू गिव यू पीस ऑफ माइंड सो दैट योर डे टू डे लाइफ इज फार मोर पीसफुल एंड योर फैमिली इज ऑल्सो एट पीस। एंड ये मैंने देख चुका हूँ। सो द पॉइंट इज when you are at peace, your ability to take the right decisions is far superior than जब भी आप स्ट्रेस पे रहते हो। आपका एक पॉइंट हमेशा मैंने सुना हुआ है, यू आर टॉकिंग कि जो इन्वेस्टमेंट होता है या फिर जो कैलकुलेशंस फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करते हैं, दैट शुड नॉट ऑन द इन्वेस्टमेंट पार्ट, दैट शुड ऑन द एक्सपेंस, जो आपका एक्सपेंस है उस पर करना चाहिए। अर्निंग नहीं, कमाई नहीं, बट खर्चे के हिसाब से, खर्चे के हिसाब से करना चाहिए। इसके बारे में मुझे बताइए, क्योंकि अभी तक हमने जो रिस्क मिटिगेशंस जो भी सुना, मुझे ये तो पता चल गया कि मतलब आप अगर नहीं कमा रहे हो तो कैसे मैनेज करोगे। बट आपका ये जो लाइन है, क्योंकि अभी के टाइम में सारे लोग पैसे कमाने के हिसाब से देखते हैं, एक्सपेंस के हिसाब से तो नहीं देखते हैं। मेरा एक्सपेंस डिपेंड करता है कि मैं कितना कमा रहा हूँ, बट आपका कहना है कि नहीं, ये एक्सपेंस के हिसाब से देखो, कमाने के हिसाब से देखो। तो इस थोड़ा सा इसको मुझे बताइए। हाँ, सो द रीज़न इज, ये देखो, समझो एकदम आसान से आइटम से चालू करता है। रिटायर, अब जब भी वो रिटायर हो गए, जो भी, फॉरगेट द ईयर, हाँ, जब रिटायर हो गए आपके पास कुछ कमाने की कोई ये नहीं है, कोई एवेन्यू नहीं है, बराबर, खाली खर्चे हैं आपके, बराबर। वो खर्चा आप भरपाई कैसा करोगे? जो इन्वेस्ट किया वहीं से करोगे ना। सो जो खर्चा है आपका कमाई से कोई लिंक है नहीं है, राइट? सो योर रिटायरमेंट कॉर्पस शुड बी अ फंक्शन ऑफ योर एक्सपेंस, नॉट व्हाट यू वांट। दैट इज वन वे ऑफ सेइंग इट। द सेकंड थिंग इज, आप कहीं भी देखो, ठीक है, लेट अस द क्लासिक एग्जांपल, कोई कंपनी देख लो, टू इंडिविजुअल्स दे आर इन द सेम कैडर, जो भी है डेजिग्नेशन, सेम डेजिग्नेशन, सेम डेजिग्नेशन पैकेज, हाँ, सेम सैलरी पैकेज जी, दोनों का खर्चे सेम है, नहीं, बराबर। तो अगर मैं वही मल्टीपल लगाऊं जो आप बोल रहे हो, तो हाँ, दोनों को वही कमाई लगाऊं तो दोनों का रिटायरमेंट सेम होना चाहिए, नहीं होगा ना। तो एक बंदा जल्दी कंगाल हो जाएगा, दूसरा बंदा होएगा ही नहीं बराबर, राइट? बिकॉज एक के खर्चे ज़्यादा हैं, दूसरे के कम है। ओके, बट अगर मैं करूं दोनों का खर्चे के हिसाब से करूं, देन बराबर आएगा। अगर इफ आई कैलकुलेट द रिटायरमेंट कॉर्पस बेस्ड ऑन देयर एक्सपेंसेस, देन द नंबर विल बी प्रॉपर। If I do it based on their income, then the number will be wrong, which is what I'm trying to say. And ये एक तरीके का, I wouldn't say marketing strategy, but एक तरीके से देखो, मैंने इतने लोगों से मैंने ये किया है, मैं जब भी उनको पूछता हूँ ना आपके खर्चे कितने हैं, उन लोग शुरुआत में जो नंबर बोलते हैं, और जब भी मैं उनको लिख के बताने के लिए बोलता हूँ, they are off by 50 to 75%.
50 to 75? हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर बोलेंगे मेरे खर्चे हैं 1 लाख, मैं बोला अच्छा ठीक है, ये मेरा शीट है जिसमें 40-50 आइटम है जो रोज़मर्रा ने मुझे भर के दो। जैसे ही भरेंगे वो एनीवेयर बिटवीन 1.5 लाख से 1,75,000 हो जाता है। ठीक है, तो इंसान को काफ़ी पता नहीं चलता है कि एक्चुअली उनका एक्सपेंसेस कितना है, बट सबको इनकम पता है। सो एक तरीके से क्या आसान तरीका हो जाता है उसको बोलने के लिए ये उतना होना चाहिए। ये एक है। दूसरा एक बैक ऑफ द माइंड गणित है, मतलब आप इतने कमा रहे तो इतना तो बचा ही लोगे, तो आपका मैक्सिमम 70%, 60% इतना तो खर्चा ही होगा। एक अलग से गणित होता है, बट आज की तारीख में इट इज नो मोर होल्ड्स वैलिड, राइट? अभी द अदर डे आई विल गिव 2 एग्जांपल्स। एक बंदी मुझे मिली थी, वो बोलता है मेरा एक्चुअली खर्चा तो खाली 30,000 रुपये है, लेकिन जब भी जैसे वो बैंक बैलेंस देखती है वो देखता है हर रोज़ मेरा कम से कम 3 पैकेट आता है अमेजोन से, वो मैं यहाँ से बैंक से नहीं भरता हूँ और कहीं से भरता हूँ। वो जब भी टोटल करेगा तो बड़ा अमाउंट आ गया। और द अदर डे समबडी एल्स स्पोक टू मी, अरे मेरे घर पे ना तीनों के पास जीपे है, तो मेरा बैंक अकाउंट से बहुत कम जाता है, लेकिन तीनों का जीपे करूँगा तो उसका डबल तो हमारा जो बैंक अकाउंट से जाता है उससे डबल तो हमारा जीपे से जाता है, तीनों का मिला के। तो जीपे बैंक से ही कनेक्टेड हो गया ना? उनके वो जो क्रेडिट कार्ड के डाल के रखते हैं, तो वहाँ से लाइन बाय लाइन जो आइटम वहाँ बताते हैं वो अलग है, इसके लिए अलग बैंक अकाउंट रखे हैं। ओके, तो वो अलग है। कितने बैंक अकाउंट्स होने चाहिए? मेरे हिसाब से मैं तो खाली एक ही रखता हूँ, बिकॉज देन इट बिकम डिफिकल्ट। बट कोई रीजंस अलग होता है, इन द सेंस दैट कोई काफ़ी टाइम वो लोग बोलता है मुझे EMI के लिए कोई सहूलियत, ट्रैकिंग करने के लिए, हर एक का ज़रा अलग होता है, बट जितने कम हो उतना अच्छा है। 4-5 इज़ लाइक क्रेजी इफ़ यू आस्क मी, बिकॉज ये देखो काफ़ी टाइम तो मिनिमम बैलेंस रखते रखते आप वेस्ट हो जाता है। ओके, वो ज़माना गया जहाँ आपको बैंक में रखने से आपको ज़रा ज़्यादा बेनिफिट मिलता था, ये वॉट एवर। आज के तारीख में इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एंड सम टाइम बैक जो ऑर्गेनाइजेशन में आप काम किए वो लोग बोलते हैं यही बैंक में अकाउंट खोलना चाहिए, सो उतना ही खोलो, बिकॉज अगर वो कंपनी के साथ वापस नौकरी नहीं करता तो बंद कर दो फिर आइडियली। बट वो लेगेसी की वजह से रह जाता है। किसी ने PPF के लिए वो लिंक करके रखा है, किसी ने EMI के लिए लिंक करके, ये इसके लिए उसके लिए, सो वो ऐसा भी नहीं आता। एंड घर पे 2 जन कमा रहे तो 5 बोले तो 10 अकाउंट हो गया। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, राइट? सो यू कैन ऑप्टिमाइज दैट। ओके, आई वुड रिकमेंड नॉट मोर देन 2, बट हर एक का एक है, स्लोली एंड स्टडीली दे आर रिड्यूसिंग। देयर आर सर्टन कंपल्शंस लाइक आइदर फैमिली और ऑप्टिमम। हाँ, बस बहुत हो गया। आइडियली एक रहेगा तो ये सब कुछ आसान है। आपको ट्रैक करना भी आसान हो जाता है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। अगर आपको पता ही नहीं आपके खर्चे कितने हो रहे हैं, एंड यू आर ऑफ बाय 50-75%, हैविंग मोर अकाउंट्स आर गोइंग टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। सो जब भी हम सेविंग्स की बात करते हैं तो जो लोग सैलरीड हैं उनको हर महीना एक फिक्स सैलरी आती है, उनके लिए तो आसान है। बट जो गिग है, यानी जो फ्रीलांसर्स की बात करें या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उन लोगों की बात करें, उनकी फिक्स सैलरी नहीं होती, उनको कभी अप डाउन आता है, कभी डाउन आता है, वो कैसे मैनेज करेंगे? मेरे हिसाब से गिग वर्कर्स या जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, दे आर एट ए टेरिफिक एडवांटेज। यस, बिकॉज ये देखो उनके खर्चे इज मोर कंटिंजेंट ऑन अमाउंट दैट दे अर्न। तो एक तरीके से एक सेल्फ डिसिप्लिन आ गया कि बस मेरा कमाई इतना ही हो रहा है, तो ये महीने मैं इससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता। हाँ, ओके, तो एंड उनको ये भी पता है कि ये बार कमाई कम हुआ है, मे बी अगला महीना या 1-2 महीने के बाद कमाई बढ़ेगा, तो कुछ खर्चे जो पहले नहीं कर पाए, जो पोस्टपोन कर सकते हैं, जैसा समझो वेकेशन है या और कुछ है, या कुछ लैपटॉप खरीदना है या मोबाइल खरीदना है, जो ज़रा पोस्टपोन हो सकता है, वो उस तरीके से पोस्टपोन होता है। एक तरीके से एक डिसिप्लिन आ जाता है, जो एक सैलरीड के पास ज़रा मुश्किल होता है। वो बोलते हैं मेरे पास पैसे आने ही वाला है, अरे अभी एक कम है तो चलो यार इसको EMI कर ले, तो इनडिसिप्लिन क्रीप हो जाता है, ज़रा वो अपने आप जुड़ जाता है। जो ये सेल्फ एम्प्लॉयड गिग वाले के पास एक पावर है। एंड मैं दूसरी बात ये क्यों बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी वो उन्होंने स्टार्टअप जो भी है अपने खुद के कंपनी में उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है ना, कि मेरा इतना एफर्ट है, ये मेरा धंधा है, तो इसमें मेरा कमाई ऐसा हो सकता है, शुरुआत के इतने महीने ये इतने ही मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसके बाद से इतना होगा, इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। एक प्लान तो बना दिया होगा, बना हुआ। हाँ, उन्होंने हर साल का बनाया, 2 साल का बनाया, वही चीज़ उनको रिप्लिकेट करना है। जो प्रोफेशनल लाइफ में किया है वही उनको पर्सनल लाइफ में करना है। बट तो और मजबूत हो जाएंगे, वो दोनों तरीके से मजबूत होएंगे, तो वो भी खुश, हाँ, उनके पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स वो भी खुश,
और परिवार वाले भी खुश। ओके तो इसमें एक और पॉइंट है ना, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हम प्लान किए हुए हैं हटा नहीं सकते, उनको कैसे मिटिगेट किया जाए? हाँ, तो इसमें क्या होता है, एक और जो मैं रेकमेंड करूंगा स्पेशली फॉर गिग वर्कर्स, जो महीने में उनको जरा कमाई ज़्यादा होता है देन द एवरेज, राइट। तो उस पे से ना एक 10% ऐसा साइड में रखो, जो आप बोलते हो ना, तो वो उस पे से कर दे। ओके तो एक तरीके से एक बफर का भी बफर मिल जाएगा। आपने ऑलरेडी एक प्लान किया है, लेकिन एक वो जैसा सपोर्ट, जैसा एक एडिशनल सपोर्ट हो जाता है। ओके तो आप व्हेन यू आर कंडक्टिंग योर बिजनेस आल्सो यू आर मोर कॉन्फिडेंट, यू विल बी इवन मोर बेटर। उसके लिए मैं बोलता हूँ ना, ये काफ़ी एडवांटेज है गिग वाले को। वो एक तरीके से, अगर मैं महाभारत और जो टेली सीरियल बोलता हूँ, उनको एक तरह से ब्रह्मास्त्र है उनके पास। इसमें अब सेविंग्स की बात करते हैं, गिग वर्कर्स जो सैलरीड होते हैं दैट इज डिफरेंट थिंग, सबका एज ग्रुप डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल 20 इयर्स इज देयर, 30 इयर्स इज देयर, 40 इयर्स, 50 इयर्स, ये सारे लोग का सेविंग्स का कुछ ऐसा रूल्स होता है या फिर कैसे करना चाहिए, उनको कैसे पता चले कितना सेव करना चाहिए? एक सिंपल रूल, एटलीस्ट वो लोग शुरुआत कर सकते हैं इससे, जितना उम्र उनका है उतना प्रतिशत ऑफ देयर कमाई, इनकम, दे शुड सेव। शुरुआत ऐसा कर दो। ओके बिकॉज शुरुआत में उनका लाइफस्टाइल कुछ अलग होएगा, उनके खर्चे रहेंगे, क्या कमाई जो भी रहेगा, खर्चे ज़रा रहेंगे, तो मे बी उन तभी कम सेव कर पाएंगे। बट एटलीस्ट ट्राई, कोशिश ये करें, जितना आपका उम्र है, समझो 26 साल का है, 24% ऑफ योर कमाई आप सेव करो। अगर आप 35 हो तो ट्राई एंड सेव 35%। एंड ये एक्चुअली आसान है, बिकॉज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अगर आप आपके खर्चे को एनालिसिस करोगे, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो खाने पीने कपड़े जो भी है, बिजली एंड ऑल, ये आफ्टर ए सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम बड़ा अमाउंट नहीं होता। ये आपके जो शौक है ना, वो बड़े होते हैं। तो दैट एज ए परसेंटेज ऑफ योर इनकम कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। So this, your basic bare necessity does not increase significantly. So it is actually easy to do that. Okay, and आप notice भी करोगे, recently भी एक study आया हुआ है where they have said the spend or as a percentage of income on necessities, bare necessity, is declining for India. So that means आप बचत कर रहे हो as a percentage of income. बट तकलीफ क्या है, आपके पास डिसिप्लिन नहीं है टू सेव एंड इन्वेस्ट। बट बैलेंस आजकल एक चीज़ और हो रहा है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर जॉब करता हूँ, देन जॉब करते समय मेरी जो भी सैलरी आती है, वो सैलरी 5 तारीख को अगर आती है तो 6 तारीख या 5 तारीख को ही ख़त्म हो जाती है, 10 तारीख तक तो पक्का ख़त्म हो जाती है बिकॉज ऑफ EMI एंड ऑल दैट। ये ऑलमोस्ट सबके साथ हुआ है, उनके पास सेविंग्स में कुछ नहीं होता है। तो ये आप कैसे इसको लेते हो? ओके, इसमें दो तरीके का है। सो वन इज दैट, आप जब भी लोन लेते हो, कोई भी लोन लेते हो, आपका एक बेंचमार्क होना चाहिए कि ऑल EMIs पुट टुगेदर शुड नॉट बी मोर देन 40% ऑफ योर इनकम। सारे EMI 40%? सो टोटल करो, दे शुड नॉट बी मोर देन 40% ऑफ योर इनकम। एंड ये मेरा वंस अगेन फॉर्मूला नहीं है, ये जो भी लोन देते हैं, जो भी क्रेडिट स्कोर सब बनाते हैं, ये उनका एक इंटरनल मॉडल जैसा है। आई एम सेइंग 40% किसी का ज़्यादा रहेगा, बिकॉज आपका क्रेडिट स्कोर इस पर निर्भर होता है टू सम एक्सटेंट, बिकॉज ज़्यादा लोन लोगे आपका सेविंग्स ये सब कम है। दिस इज इंक्लूडिंग होम लोन और ऑल होम लोन, ऑल लोन्स पुट टुगेदर। बट थिंक ऑफ समवन डजंट हैव द होम लोन, अब वो पर्सनल लोन ही उसने ले लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सनल लोन तो लेना ही नहीं चाहिए। ओके, कोई भी पर्सनल लोन लेना नहीं चाहिए, फंडामेंटली बोलता हूँ। वो जो रीज़न है वो बात अलग है, बिकॉज देखो कोई भी पर्सनल लोन कम से कम 12, 13, 14% का होता है, उससे ज़्यादा ही होता है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट का काफ़ी संबंध है। अगर आज के तारीख में आपका इन्फ्लेशन है अराउंड 6%, इंटरेस्ट रेट है तकरीबन 6 मैक्सिमम +2 इंटरेस्ट रेट है, बट आप 12% पे आप लोन ले रहे हो, सो दैट इज़ डबल ऑफ 6%। आप कहाँ कमा सकते हो पर्सनल लोन? अगर कोई 12% दे रहा है, आप कमा कहाँ रहे हो उतना? बिकॉज आपका पगार भी इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ेगा। कभी एक आध साल आपने बहुत ही अच्छा किया तो आपको प्रमोशन मिल गया, बोनस मिल गया, लेकिन इन्फ्लेशन के हिसाब से ही सब पगार बढ़ता है। एंड पर्सनल लोन एक ऐसा चीज़ है, उसके अगेंस्ट आपका कोई सिक्योरिटी नहीं है।
होम लोन इज द बेस्ट लोन, एजुकेशन इज द सेकंड बेस्ट लोन. आप पर्सनल लोन तो लेना ही नहीं चाहिए. जो भी इन्फ्लेशन का डबल हो वो तो लेना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो हानिकारक है. बिकॉज आप किसके लिए ले रहे हो? फिर फॉर सम एग्जम्पशन or for expenditure something. So that means, like I said earlier, you should always take a loan for appreciating asset, never for a depreciating asset. तो आज जो उसने खर्चा किया, आज अपने कंज्यूम किया, वेस्ट हो गया, कहाँ अप्रिशिएट हो रहा है? सो एक तो ब्याज के हिसाब से मत लो, दूसरा फ्रॉम ए टोटल एज ए परसेंटेज ऑफ EMI इट शुड नॉट बी देयर. आप उस तरीके से करोगे ना. सो जैसा मैंने, अगर वो गिग वर्कर का एग्जांपल है, ये बंदे को भी इस तरीके से प्लान करना है. कोई एक्सपेंडिचर लेट हिम पोस्टपोन इट, एंड देन वंस ही गेट दिस व्हाटएवर, जितना बढ़ पाएगा उस हिसाब से करना चाहिए, ताकि इस तरीके से मैनेज करें. तो अगर मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर गिग वर्कर पर्सनल लोन लेके और बिजनेस में लगाता है, वो कैसा है? वो भी नहीं लगाना चाहिए. बिकॉज ये देखो, ऐसे कितने ये है जो आप इंटरेस्ट से ज़्यादा कमा सकते हो आपके धंधे में. वो हिसाब से सोचना है. एकदम शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते. इट कांट बी कंटिन्यूअस. ओके. एक कुछ मोमेंट के लिए कर सकते हो. एंड ट्राई एंड रिमेंबर, ये जो भी आप पैसा लोन में लेते हो, आपका खर्चा खाली 12% का नहीं है, आपको मुद्दल भी देना है ना. दैट इज 100 रुपया ले हो तो आपने 12 रुपये का ब्याज दिया. खर्चा खाली 12 रुपये का नहीं है ना, आपको बाकी का 100 रुपये भी देना है. वो कैसे भर पाओगे? सो आपका रिटर्न शुड ऑल्सो इंक्लूड द प्रिंसिपल. आप धंधे में उतना पैसा बना रहे हो ताकि आप इतने महंगे हुए लोन ले सकते हो. दैट इज द रीजन यू शुड नॉट टेक. यू शुड ऑलवेज टेक अ लोन फॉर अप्रिशिएटिंग थिंग. In that sense. Okay. Especially when you are doing startup gigs and all, you should avoid a personal loan. ये बड़े बड़े कंपनी जो लोन लेते हैं वो एक अलग तरीके से लेते हैं. तो वो एक प्रोजेक्ट के लेते हैं, वो एक नया प्लांट एंड मशीनरी लगाते हैं, जो नया मशीन लगाते हैं जिसके वजह से और पैसा होएगा, उस हिसाब से लेते हैं. तो एक प्रोजेक्ट के हिसाब से लेते हैं, और सर्टन काइंड ऑफ थिंग्स. दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग्स. मतलब पर्सनल लोन तो नहीं लेना चाहिए? ऑब्वियसली नो, बिकॉज इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी हाई इंटरेस्ट बैरिंग कॉस्ट. यार कोई भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आप भरपाई नहीं कर पाओगे. वो वर्लपूल को हिंदी में क्या बोलते हैं, बवंडर जो भी है, जो बड़ा सा समुंदर में ऐसा गोल गोल के नीचे खींचा जाता है, एक उस तरीके का है ये. वर्लपूल जैसा है ये. So based on your experience, what are the big money mistakes people are doing? For example, बहुत सारे लोगों से आपने बात किया हुआ है, तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि जो कॉमन मिस्टेक्स होता है, फॉर एग्जांपल लोन नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे हैं, तो आपको क्या लगता है कुछ कॉमन मिस्टेक्स? इफ आई हैव टू स्टेप बैक एंड अगर सोचना है कि व्हाट इज अ कॉमन फीचर सबके हिसाब से, दो चीज काफ़ी उभर के आते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट जो ऑलरेडी इन्वेस्ट भी कर रहा है. मैं ये भी नहीं बोलता हूँ जो जिसने नहीं किया. हाँ ठीक है. सो और भी अच्छा कलर आएगा. हाँ. सो जो भी कर रहे हैं, जो भी लगता है मैंने अच्छा खासा किया, सबका एक कॉमन मिस्टेक ये है कि उनको पता नहीं वो क्यों कर रहे हैं. वाई आर दे इन्वेस्टिंग? ओके. दे आर ओनली बॉदर्ड वेयर दे नीड टू इन्वेस्ट. हाँ. ओके, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. बिकॉज अगर आपको पता नहीं है आप क्यों कर रहे हैं, तो द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन इज, जो भी आपको लगता है ये अच्छा है, आप जंप करते रहोगे. ओके. हाँ. ठीक है. सो आप किसी से भी जो भी राय देता रहेगा, उसको लगेगा ये अच्छा, तो वो करते रहो. हाँ. इसके एंड में क्या होएगा, आप भागते रहते हो, आपको पता भी नहीं आपका मंजिल किधर और रास्ता कौन सा सही है. ओके. अगर मैंने आपको प्लान बना के ऑलरेडी दिया है एंड उसमें बता दिया है कि आप समझो PF इस वजह से कर रहे हो, आपने सुकन्या समृद्धि योजना जो बेटी का पढ़ाई के लिए, वो इसके लिए किया है, तो आप उससे कभी से पैसा नहीं निकालोगे, आप उसको बंद नहीं करोगे. जो समझो अगर आप हर साल 1,00,000 1.5 लाख डालते थे, उसको 25,000 नहीं करोगे. तो काफ़ी लोग ये कर रहे हैं, तो पैसे निकाल रहे हैं, तो आप एक दूसरे तरीके के बवंडर में फंस रहे हो. तो आपको भागे रहे हो, नहीं आपको मंजिल पता है, नहीं रास्ता पता है. ठीक है. सो वंस यू नो व्हाई टू इन्वेस्ट, देन आप ये गलती नहीं करोगे. ओके. तो इसका दूसरा ये फायदा है कि कोई आपको बोले
अरे क्या सुकन्या समृद्धि में डाल रहा है, उसमें खाली 8% दे रहा है, देख वो वाला स्कीम में डाल, उसमें 12 मैंने पिछले साल 15% बनाया, 20% बनाया। हाँ, तो आप उस झंझट में नहीं फंसोगे, आपको पता है क्यों कर रहे हो आप। सो यू विल नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप, राइट। you will say no to any product which is like a mis-selling to you. It can be the right for somebody else, but आपके लिए वो बेहतर नहीं है. That is one of the fundamental mistake that you make. So once again repeat, you should always know why you are investing rather than always ask where to invest. ठीक है. The second thing is almost everybody have not taken the right इंश्योरेंस कवर, चाहे वो मेडिकल हो या टर्म इंश्योरेंस हो, किसी ने भी सही कवर लिया नहीं है. बोलने के लिए सब लोग बोलते हैं हाँ मेरे पास है, किसी का भी कवर एडिक्वेट नहीं है. सो इन अ वे दे आर ओनली 1 or 2 emergencies away from start selling whatever they have saved. सो अब उनका रिस्क मिटिगेशन भी बराबर नहीं है. तो एक कॉमन मिस्टेक है दोनों में. So rather than saying अरे आप इतने कर दो आपका हो जाएगा, that is immaterial because आप गलत तरीके के दंदल में फंस रहे हो. बिकॉज ये देखो एक सिंपल सा चीज़ बोलते हैं, आप एक कोई भी साइंस लो कुछ भी करो, आप जब भी कोई मकान बनाते हो आप पहले ये सोचते हो क्या कि बॉस इसका मैं इसको कैसा चकाचक बनाऊं, या आप पहले सोचते इसका फाउंडेशन अच्छा करो. फाउंडेशन पहले बराबर. तो आप अगर बोलते हो मैं 15% 20% कमाऊँ, तो आप क्या चकाचक दोगे? आपने फाउंडेशन ठीक किया? क्या आपके पास सही इमरजेंसी फंड है? क्या आपके पास सही टर्म इंश्योरेंस है? क्या आपके पास सही मेडिकल इंश्योरेंस है? ठीक है. क्या आपने आपके बच्चे के पढ़ाई इसके लिए आपने कोई बेस लेवल तो क्रिएट किया है? उसके बाद ही आपको ज़्यादा सोचना है ना. तो फाउंडेशन तो ऐसा बनता है ना. बट जब हम सेविंग्स और मिटिगेशन रिस्क की बात करते हैं, ये सब बात कर रहे हैं, इसमें एक सारे एज ग्रुप का डिफरेंट नीड्स हैं. वो सेविंग्स कैसे मैनेज करेंगे? फॉर एग्जांपल कोई 20 का है, कोई 30 का है, कोई 40 का है. सो द गुड स्टार्टिंग पॉइंट इज दे शुड स्टार्ट सेविंग और दे टारगेट टू सेव इक्वल इन टू देयर एज. व्हाट आई मीन इज, चाहे वो 25 साल का हो तो स्टार्ट सेविंग 25% ऑफ योर इनकम. चाहे वो 38 का हो, स्टार्ट सेविंग 38% ऑफ योर इनकम. बिकॉज योर रोजमर्रा की खर्चे ना वो उतने रेट में नहीं बढ़ते. हाँ. आपके पगार 10% से बढ़ेंगे, बट दैट विल नॉट गो अप बाय 10%. द एक्सपेंसेस, दैट बेसिक नेसेसिटी. एंड अभी एक रिसेंट स्टडी में भी मैंने पढ़ा है कि द एक्सपेंसेस ऑन bare necessities as a percentage of your total income is sharply coming down for Indians. So that means बचत हो रहा है. अगर आप सही तरीके से उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आपका नुकसान है. सो देयर इज इन्फ्लेशन, जो भी बोलो वो आपको, या कमाई जो भी बढ़ रहा है आपका, जो भी है सब कुछ हो रहा है. इट इज योर इनडिसिप्लिन विच इज नॉट एनेबलिंग वेल्थ क्रिएशन. ओके. एंड आई विल कम बैक टू दैट द अदर थिंग. मैं क्यों बोलता हूँ आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, आपका यू टेक केयर ऑफ योर बेसिक नेसेसिटी. समझो आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, चाहे आपके कंपनी में आपको बोला है एक नया असाइनमेंट है, ये अगला 1 महीने में आपको डिलीवर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इसको किस तरीके से अप्रोच करोगे? सीधा टूट पड़ोगे उसको, चलो ख़त्म करते हैं, एंड रिजल्ट में क्या है, सब ऐसा करके वैसा करते हैं? या आप पहले बैठते हैं, पॉज लेते हैं, पूरी टीम के साथ बैठते हैं कि इसमें कहाँ गड़बड़ हो सकता है, क्या क्या रिस्क हो सकता है, उसको अपने को किस तरीके से बचाना है, क्या क्या हमको करना पड़ेगा. प्लानिंग बेसिकली. बराबर. हाँ. तो ये फिनेंशियल प्लान, इससे क्या फ़र्क है? तो क्यों फिनेंशियल प्लान में आप पहले 20% 15% पे के पीछे भागते हो बिना फाउंडेशन ठीक किए? तो फाउंडेशन क्या होता है? पहला आप इमरजेंसी फंड ठीक करो, जो भी बुरा हो सकता है पहला उसको बचाओ. प्रोजेक्ट में वही करते हो ना, जो बुरा हो सकता है आप पहला उसको रिंग फेंस करते हो, बचाते हो, उसके ऊपर बाद में धीरे धीरे से बिल्ड करते रहते हो. तो जो भी उसके बाद सही हो सकता है, बिकॉज इससे तो बुरा कुछ नहीं हो सकता, आप बढ़ाते रहते हो. सेम थिंग यार, पहला आप इमरजेंसी फंड की हो, मेडिकल इंश्योरेंस लो, हेल्थ इंश्योरेंस लो, तो एक बेस बन गया. आप मेडिकल इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस, बाद में आप जो बेसिक नेसेसिटी है, बच्चे का पढ़ाई, बच्चे का शादी, वॉट एवर, घर के लिए जो साइड में रखना है,
अगर घर खरीदना है, जो भी आपका फाइनेंशियल गोल्स है, जितना हो सके एटलीस्ट एक बेस बनाओ, उसके ऊपर बिल्ड करो। पता कैसे चलेगा? हाँ, सो ठीक है, मुझे समझ में आया, लेकिन पता कैसे चलेगा किसी को कि वो कहाँ पे गड़बड़ है और कैसा उसका? फॉर एग्जांपल अगर मेरे साथ मुझे अगर मेडिकल इंश्योरेंस लेना है तो मैं जाके अपना हेल्थ जाके चेकअप कराऊंगा और मुझे एक हेल्थ मिल जाएगा, राइट? स्कोर मिल जाता, पता चल जाता है कि कैसे होगा। फाइनेंस में कैसे पता करें? ओके, तो हमने एक ऐप डेवलप किया है जिसका नाम भी हमने ऐसे ही रखा है कि फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप। ओके, तो इस पे आप ये ऐप पे जा सकते हो। ये फ़िलहाल तो हमने फ्री किया है, तो इस पे जाके अगर आप क्लिक करके आप सब इंफॉर्मेशन भरोगे, सो वी हैव रैंक्ड इंडिविजुअल्स जो भी वो भर रहा है ऑन 10 डिफरेंट पैरामीटर्स। तो राइट फ्रॉम सेविंग्स टू टर्म इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, EMI ज़्यादा भर रहे हो, कम भर रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, सब, आप टैक्स ज़्यादा भर रहे हो या आपका कहाँ का निवेश किया है वहाँ ज़्यादा रिस्क है, सब एंगल से हम कर रहे हैं। ओके, तो फाइनल में जो एक PDF का रिपोर्ट आएगा वो आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, कहाँ कहाँ आप बहुत बुरी हालत में हो। तो एक तरीके का आपका एक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड जैसा। बाकी आप जैसा अब फिजिकली आप किसी के पास जाते हो तो आप ECG निकालते हो, ब्लड टेस्ट निकालते हो, हाँ, हाँ। ये टेस्ट निकालते हो, तो एक तरीके का मालूम पड़ता है हाँ, आपको क्या रिस्क है। हाँ, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है जो आपको बता देगा आपका फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप क्या। कोई नहीं, तो उससे यू कैन यूज इट एज ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू गेट योर एक्ट टुगेदर एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। एंड एक आसान तरीका है, बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि आप बहुत कमज़ोर हो तो आपको पहला ज़रा सहूलियत बनना पड़ेगा या उससे बाद टाइम लगे, ऐसा नहीं है। आप सीधा नीचे से लेके एकदम ऊपर जा सकते हो इफ़ यू नो वेयर ऑल टू वर्क। जबकि फिजिकल हेल्थ में ऐसा नहीं है, एक स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ता है, इसमें वो जरूरत नहीं है, आप छलांग भी लगा सकते हो। बट आपको पता होना चाहिए आप हो कहाँ पे। एग्जैक्टली, एक बार पता हो जाएगा, आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएगा एंड आप ठान लियो तो आसानी से हो जाएगा। एंड एक लिटरली आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट कैन बी इजीली डन बाय एनीबॉडी। कोई नहीं, हम अपने ऑडियंस के लिए नीचे लिंक में डाल देंगे सो दैट सारे लोग ये चेक कर पाएंगे। Yes, please do that, and it will be really helpful for both you and your family. Okay, so इन्वेस्टिंग के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स बताओ। फॉर एग्जांपल कि आई एम नॉट इनटू इन्वेस्टमेंट एट ऑल, ठीक है? तो अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना हो तो कुछ सिंपल स्टेप। फॉर एग्जांपल मैंने SIP सुना हुआ है, बहुत सारी चीज़ सुना हुआ है, बट मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। ओके, ये दो तरीके से बताता हूँ, एक स्ट्रैटेजिक वाइज एंड रोज़मर्रा की ज़िंदगी अब मेरे को पता भी नहीं चलता है कैसा। अभी देखो, सबको पता है जब भी वो लोन लेते हैं EMI के लिए साइन करके दे देते हैं, हाँ। तो एक ऑटोमेटिक डेबिट जैसा हो जाता है। आप इन्वेस्टमेंट भी वैसा कर सकते हो। ओके, आपको तो पता भी नहीं है कि PF, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो PF डिडक्ट हो रहा है। तो काफ़ी लोगों को पता भी नहीं कि वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज आप जितना डालते हो आपका एम्प्लॉयर भी उतना ही डालता है, वो तो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो रहा है। नो, वैसा ही आप सुकन्या समृद्धि, आप PPF, ऐसे काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें टैक्स फ्री आपको सुकन्या समृद्धि में 8.2 मिल रहा है, PPF में 7.1% मिल रहा है। तो आप ऑटोमेटिकली आपके इसमें अपना पगार से, अपना बैंक अकाउंट से डिडक्ट होते हुए महीने के महीने कर दो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दैट्स अ गुड वे ऑफ इनकलकेटिंग डिसिप्लिन। सो जो बचेगा उसी से आप खर्चा करना, ठीक है? देन व्हाट यू विल नोटिस, 6 महीने के बाद आपको लगेगा या साल के एंड में आपको शुरुआत में लगेगा कि बस इतना ज़्यादा है, उसको निकाल के आप चाहे तो एक बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल दो, तो एक डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया, तो जो ग्रो होना है वो भी हो जाएगा, ठीक है? सो एक बार एक रूटीन बन जाएगा 6 महीना 1 साल में, देन आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो जो बैलेंस एडवांटेज फंड जो आपके साल के एंड में आता है, मे भी आपको पता चले हर 2 महीने में आपको मालूम पड़ेगा इतना कर सकता हूँ, तो उसका आप SIP चालू कर दो। मतलब आपके हिसाब से SIP लास्ट में चालू करना चाहिए? नहीं, आइडियली आप शुरुआत से कर दो, लेकिन अभी क्या, आप जैसा पूछा, अभी मैंने कभी किया ही नहीं है, हाँ, तो मुझे पता भी नहीं है क्या करना है। हाँ,
तो शुरुआत में जो बेसिक्स है वो सुकन्या समृद्धि, पीपीएफ, वो सब जो भी है वो सब कर लो, जो गवर्नमेंट गारंटीड, क्योंकि उसमें क्या वो टैक्स फ्री भी है एंड ज़्यादा रेट देता है। ओके, ठीक है। 7 और 8 इज लाइक 1 or 2% मोर देन। आई बिलीव SIP 12-15% देता है। नहीं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई भी बोलता है मैं इतना देता हूँ तो कोई गारंटी नहीं है। थैंक यू ये पूछने के लिए। अगर कोई भी आपको बोले कि मैं इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट से आपको गारंटी है मैं डबल दूंगा, तो डाल में कुछ काला है। मतलब 6% से ज़्यादा, 6% का डबल 12% मैं आपको गारंटी देता हूँ, हाँ, डाल में कुछ काला है। क्यों? गारंटी नाम को कुछ कोई नहीं दे सकता। ओके ओके, ऐसा कोई होते नहीं। एंड अभी मैं वही बता रहा हूँ ना, अगर इन्फ्लेशन ही 6% है एंड इंटरेस्ट रेट भी उसके आसपास ही है, तो कोई उससे ज़्यादा कैसा दे सकता है, वो भी गारंटी के हिसाब से। थोड़ा पॉकेट ऑफ टाइम्स में कभी कभार हो सकता है, बट स्टेडी ओवर अ लॉन्गर पीरियड नोबडी कैन गिव। सो यू शुड स्टार्ट थिंकिंग, अगर कोई प्रॉमिस कर रहा है, सो देन यू शुड बी अवेयर, स्कैर्ड कि ऐसा सचमुच हो सकता है कि नहीं। सो आइडियली यू शुड अवॉइड इट। कुछ स्टॉक्स में लोग पैसे डालते हैं जहाँ पे तो उनको मतलब 40-50% भी मिलता है। आई एम नॉट श्योर कितना मिलता है। पिछले 6 महीने में वही स्टॉक्स आज 40% से ज़्यादा गिरा है। बट ऐसे मार्केट ऐसे होल अगर आप देखोगे, 85,000 का सेंसेक्स, 86,000 का सेंसेक्स आज की तारीख में कुछ 75,000 की है सर, 75,000 के आसपास। सो समथिंग लाइक 12-13%। मतलब ये एक टाइम था जब ऊपर जा रहा था, मतलब तो ऐसा कोई गारंटीड नहीं है। मैं वही बोलता हूँ कि वो एक साइकिल है, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं होता। ओके। सो कोई अगर बोलता है मैं गारंटी करके देता हूँ आपको 12%, 15%, कोई गारंटी नहीं। और ये जो मार्केट में जो स्टॉक जो सिखाते हैं, बहुत सारे लोग जो सिखाते हैं, तो फॉर एग्जांपल यू आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ये लोगों के पास कोई ऐसा नहीं होता है, तो ये जो सिखा रहे हैं, तो क्या इंडिविजुअल्स मतलब कैसे वो जस्टिफाई करेंगे कि ये सही सिखा रहे हैं या गलत सिखा रहे हैं, या फिर इनको कैसे मतलब इसको किया करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना भी चाहिए तो कैसे करना चाहिए, आपके हिसाब से क्या है? ये देखो, अभी द पॉइंट इज इंडिविजुअल को दे शुड गो फॉर दिस ट्रेनिंग टू गेट नॉलेज। ओके, नॉलेज लेने के लिए कर लो, किसी को पैसा मत दो, अपने पैसे और किसी को मत दो, मैनेज करें। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल आर डूइंग डायरेक्टली स्टॉक्स। आप म्यूचुअल फंड में दे रहे हो बिकॉज देयर इज ए सेबी विच इज regulating that, so there is some kind of a comfort. अभी it is like as good as keeping your money in your bank account, savings account. तो RBI रेगुलेट कर रहा है, कुछ होगा तो आपको आपका there is some safety security in some form. वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में ऐसा कोई आपसे पैसा लेके वो करेगा, वैसा there may not be an adequate safety and security. So don't give it to somebody else. Do all these courses if you want to gain knowledge. And try small pieces of investments. And a small मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि पहले मैं जैसा मैं पहले बताया था कि पहले फाउंडेशन अच्छा करो। ओके, आपको पता होना चाहिए क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। एक वो आपका इमरजेंसी फंड ठीक करो, इंश्योरेंस भरा करो, मेडिकल इंश्योरेंस पहले वो खत्म करो। इसके बाद जो आपका जो सुकन्या समृद्धि, PPF, PF, प्रोविडेंट फंड, वो सब किया, जो फाउंडेशन वो करो, पहले वो सब पैसे खत्म कर दो। उसके बाद जो पैसा बचा उसका भी एक स्मॉल प्रतिशत करो, वो पूरा मत लगाओ, क्योंकि आपके बाकी के रिटायरमेंट गोल अभी तक किए ही नहीं ना। वो पहले सब कर लो। वो सब करने के बाद यू कैन स्लाइटली टेक ए रिस्क। यू कांट टेक ए रिस्क विद दिस काइंड ऑफ ए कैपिटल। एंड वंस यू गेन नॉलेज, वंस यू थिंक दैट यस काफ़ी टाइम, काफ़ी साइकिल, हर हालात में मुझे पता है किस तरीके से मुझे फ़ायदे में रहना है या घाटा कम करना है, वंस यू बिकम एक्सपर्ट, then you can once again slightly increase. But I will not recommend putting all your investments or majority of your investment in doing that direct stocks or going by whatever it is saying, because unless you have made the entire thing कि आप ये क्या बोलते हैं, ये आपका जमा पूंजी में आपका कभी हाथ नहीं जाना चाहिए। ये जो भी है वो रिस्क मनी जैसा बोला जाता है, जिस पे आप एक तरीके से सट्टा कर सकते हो, राइट, वो कैपिटल लिमिटेड रखना चाहिए ताकि ये ज़्यादा सिक्योर हो। Okay, got it. I think we got a lot of knowledge, right? Thank you. I sincerely hope everyone have, right? तो पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक एडवाइस जो चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो,
किसी भी इनकम ग्रुप का हो उसके लिए वो सुटेबल, ऐसा कुछ है आपके पास ऐसा कुछ एडवाइस? और जो जो जिसको नहीं पता फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, उसको नहीं कर, मतलब उसने कुछ वो कंफ्यूज है, वो कहाँ से स्टार्ट करे, उसके लिए क्या एक एडवाइस क्या हो सकता है कि 2025 में उसके लिए सबसे बेटर हो जाए? एकदम सिंपल सा चीज़ है, ये खाली ये 6 स्टेप अगर 6 चीज़ों करेंगे शुरुआत से, सो उसका नॉट ओनली फाउंडेशन, उसका फिनेंशियल हेल्थ इज बाउंड टू बी वेरी गुड. ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इमरजेंसी फंड्स. ओके, जैसा मैं बोला था उसके एक्सपेंस के हिसाब से आइडियली यू शुड स्ट्राइव टू. द सेकेंड इज यू शुड गेट द राइट अमाउंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, which obviously should be over and above the company जो cover करता है. तीसरा, you should get term insurance, that not any kind of a life insurance policy but pure life cover, term insurance बोला जाता है जिसको. चौथा is he should subscribe to the provident fund of this organization, जो PF जो कंपनी देता है, तो उस पर जितना हो सके उसको ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो उतना कर ले एज पर द लिमिट्स दैट हैव बीन प्रिस्क्राइब. तो चाहिए तो उस पर से वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड भी अगर वो कर पाता है तो इट इज़ इवन बेटर. पांचवा, एज एंड व्हेन ही गेट्स डेवलप्ड सरप्लस, ही शुड पुट इट इन अ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड. इट्स अ काइंड ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम जो अपने आप थ्रू अ टाइम टेस्टेड एंड प्रॉपर मेथड दे शिफ्ट बिटवीन इक्विटी and debt by themselves. Okay. And that is the most tax efficient way as things stands now in India based on the whatever tax changes that has happened. So balance advantage fund is one of the best instrument for that individual to put. And lastly, अगर ये सब कर दिया, he should write a will. He or she should write a will. Will? Yes. Because ये देखो हम ये सब करते हैं किसके लिए? हाँ. Is to safeguard oneself and its family. Right. Okay, तो अगर आप फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो एंड उनको पता भी नहीं है कि आप कुछ किए हो, तो करके मतलब क्या है? तो ओनली थ्रू अ विल दे विल गेट द ड्यू आप जिस तरीके से चाहते हो. बट विल मतलब बेसिकली मैं अगर जानूँ कि जो सबसे लास्ट में मरने के बाद से जो यूज होता है उसको विल बोलते हैं, राइट? तो विल कैसे विल की कैसे जरूरत हुआ वो मुझे नहीं समझ में. फॉर एग्जांपल थिंक ऑफ कि आई एम एट द एज ऑफ 30, तो विल कैसे वहाँ काम आएगा? ओके, टिपिकली ये दो चीज़ होता है कि मेरा जायदाद का बंटवारा हो रहा है या मैं अपने मौत का प्लानिंग कर रहा हूँ. बट इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए. ए विल को एक एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट जैसा सोचना चाहिए. बिकॉज एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये बता देता हूँ, सबको ये लगता है कि मैं नॉमिनी कर दूँ बिकॉज सब में नॉमिनी का ज़रूरत है तो खाली उसी को जाएगा. सो वो गलत बात है. बिकॉज एज पर इंडियन सक्सेशन लॉ वो आपका लीगल हायर को इक्वली डिपेंडिंग अपॉन द रिलीजन वॉट एवर इक्वली इमीडिएटली चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन लीगल हायर के हिसाब से चला जाता है. तो अगर आपने सोचा है कि नहीं मेरा नॉमिनी समझो मेरा बीवी या बच्चे इन दोनों को ही चाहिए या खाली बीवी को ही जाना चाहिए पहले बाद में बच्चे को जाना चाहिए, तो ये खाली अगर आप विल लिखेंगे तो ही हो पाएगा. बिकॉज ए नॉमिनी इज ओनली ए कस्टडियन. उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एसेट को ले एंड लीगल हायर को लॉ के हिसाब से बांट दे. एक क्वेश्चन इसमें मुझे आता है कि मान लीजिए आज मेरे पास एसेट्स के नाम पे XYZ चीज़ें हैं, आज मैंने विल लिख दिया, कल 10 इयर्स के बाद से मेरे पास एसेट्स के नाम पे और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो ये जो आज मैंने विल लिखा क्या ये सही है? मतलब कैसे ये सही होगा सो दैट कि 10 साल बाद से भी अगर जो चीज़ होंगे वो सही हो जाए? हाँ, अगर खाली एसेट्स ऐड हो रहे हैं तो आप ऑलरेडी एक क्लॉज लिख सकते हो, वो ओल्ड विल में भी क्लॉज लिख सकते हो कि जो भी आगे वाला एसेट्स होगा तो अगर रेशियो सेम है इसी तरीके से बंटना तो सेम हो सकता है. अगर रेशियो बदल रहा है तभी जाके आपको वापस विल लिखना पड़ेगा. अदरवाइज ओनली लाइक इफ इट्स अ मेजर चेंज इन द कंटेंट्स ऑफ द विल और इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तभी खाली चेंज करना पड़ता है, नहीं तो नहीं. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि विल आपको कोई लॉयर के पास जाके या कोई रजिस्ट्रेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद भी लिख सकते हो. एक हैंड रिटन विल इज़ इक्वली वैलिड. बट येस, विल लिखते वक्त दो चीज़ का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए.
एक तो उस पर 2 विटनेस होना चाहिए और एक डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड ए विटनेस का मतलब ये नहीं कि उनको कंटेंट पता हो अंदर क्या लिखा है, नहीं, उनको यही पता करना है कि वो जो सही किया, सो ये बंदे ने ही साइन किया, वो तारीख को ही साइन किया। एंड डॉक्टर का सर्टिफिकेट इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसने बोथ फिजिकली एंड इज मेंटली इज फिट टू डिसाइड कि व्हाट शुड बी द, कि ऐसा कोई जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ। दैट इज द ओनली रीजन। And ideally, because of this condition, being physically and mentally fit, ideally you should do it within 24 hours of getting the certificate. Okay. Okay. So that is the only requirement, because only a will let you know कि किसको कब और कितना हिस्सा मिलेगा आपका इस पे। Okay. नहीं तो वो रूल के हिसाब से, एंड अनफॉर्चुनेटली ये रूल इंडिया में इतना पेक्यूलियर है, इट चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन योर रिलीजन and gender. Okay. Okay, so it is not so similar. What a wife will get if her husband expires and what the husband will get if the wife expires is slightly different, even under Hindu law. So other religion का और भी जरा जरा अलग अलग चेंजेस है। So अगर आपको कुछ you have in mind कि किसको पहुंचना है and कब पहुंचना है, कितना पहुंचना है, only a will can do it. एंड काफ़ी सिंपल है, जैसा मैंने बोला, आप हाथ से भी लिख दो, खर्चे नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर मैं समराइज करूँ जो 6 सजेशंस आपने जो दिए, जो पॉइंटर्स आपने दिया, पहला हो गया इमरजेंसी फंड, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एवरीवन शुड हैव। सेकंड इज द मेडिकल इंश्योरेंस, राइट। थर्ड इज द टर्म इंश्योरेंस। उसके बाद से यू आर टॉकिंग अबाउट द पीएफ, जो सैलरीड नहीं उसके लिए पीएफ करो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड करो, पीपीएफ तो खुद के नाम पे करो, घर पे और भी जितने भी लोग हैं उनके नाम पे करो। ठीक है। उसके बाद से बैलेंस फंड आपने समझा, बैलेंस एडवांटेज फंड, इट्स अ म्यूचुअल फंड। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द विल। विल एवरीवन शुड हैव, राइट। तो ये 6 अगर कर रहे हैं तो फाइनेंशियली उसका फाउंडेशन भी अच्छा है, उनका फ्यूचर भी प्रैक्टिकली एश्योर्ड है। आई थिंक जो भी हमारे लिसनर्स होंगे, जो भी हमारे जो व्यूअर्स होंगे, उनके लिए पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हुआ होगा। एंड होपफुली all Indians become very rich after this. Thank you so much for your time. Thank you. So इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है कि होम लोन सही है, गलत है, पर्सनल लोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्रेडिट्स कार्ड कितने होने चाहिए। इसके अलावा हमने जो डिस्कस किया वो है कि किस टाइप के रिस्क आपके पास हो सकते हैं, क्योंकि आपने एक बात ध्यान दिया हुआ होगा कि इंडिया में ना सारे लोग सेविंग करते हैं, सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, बट सारे लोग उस लेवल तक का वेल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो गलतियां जो करते हैं। सो ये पॉडकास्ट आपके लिए वैल्यूएबल हो सकता है, आपके किसी चाहने वाले के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। उनको पता चलेगा कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ गलती उनको नहीं करना चाहिए।